रेटिकुलम पढ़ेंगे हम। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम स्टार्ट करते हैं हम पढ़ना, ठीक है। हमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पढ़ना है, तो स्टार्ट करते हैं ये पढ़ना। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक स्टडीज इन यूकैरियोटिक cells reveal the presence of network of reticulum of tiny tubular structures scattered in the cytoplasm। तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप स्टडीज़ से हमें पता चला, यूकैरियोटिक सेल की हमने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप स्टडीज़ की तो हमें पता चला उन्होंने एक उसमें क्या है स्ट्रक्चर था, ठीक है। कैसा था वो? नेटवर्क और रेटिकुलम ऑफ टाइनी ट्यूबुलर स्ट्रक्चर स्कैटर्ड इन द साइटोप्लाज्म। मतलब कि टाइनी मतलब एक छोटा सा ट्यूबुलर स्ट्रक्चर क्या है, उसका क्या था, एक नेटवर्क था, ठीक है। छोटे से ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स के कहते नेटवर्क थे या रेटिकुलम थे, वो क्या है साइटोप्लाज्म में स्कैटर्ड थे, मतलब कि बिछे हुए थे, फैले हुए थे, ठीक है। साइटोप्लाज्म डेट इज कॉल्ड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ER। तो इसको हमने क्या बोला, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोला, ER बोला, ठीक है। तो ER क्या है, एक मतलब साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है और कैसा होता है, टाइनी ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है, स्कैटर्ड होते हैं, बिछे हुए होते हैं एकदम ऐसे, नेटवर्क और रेटिकुलम ऑफ टाइनी ट्यूबुलर स्ट्रक्चर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ER डिवाइड्स द इंटरसेलुलर स्पेस इनटू 2 डिस्टिंक्ट कंपार्टमेंट। देखो ER में जो इंटरसेलुलर स्पेस है वो क्या है, 2 डिस्टिंक्ट कंपार्टमेंट में डिवाइड हो जाता है। देखो ल्यूमिनल इनसाइड ER, अगर ल्यूमिनल है तो वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर होगा, और एक्स्ट्रा ल्यूमिनल है तो वो साइटोप्लाज्म के अंदर होगा, ठीक है। ल्यूमिनल और एक्स्ट्रा ल्यूमिनल, ल्यूमिनल मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलर के अंदर, और एक्स्ट्रा ल्यूमिनल मतलब साइटोप्लाज्म के अंदर, ठीक है, साइटोप्लाज्म कंपार्टमेंट। द ER ऑफन शोज राइबोसोम अटैच टू देयर आउटर सरफेस। जो ER है उसमें क्या मिलते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जब राइबोसोम अटैच होते हैं उसके आउटर सरफेस से, तो उसको हम बोल देते हैं जो ER के पास मतलब जो जिस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साइड पे राइबोसोम होते हैं सरफेस पे, उसको बोल देते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, RER। और जहाँ पे एब्सेंस ऑफ राइबोसोम होती है, मतलब कि राइबोसोम नहीं होते हैं जिस साइड के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, उसको बोलते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। SER RER रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है वो क्या होता है, फ्रिक्वेंटली ऑब्जर्व्ड इन द सेल, एक्टिवली इन्वॉल्व इन प्रोटीन सिंथेसिस एंड सिक्रेशन। वो कहाँ पे, वो किस चीज़ में इन्वॉल्व होता है, वो प्रोटीन सिंथेसिस में और सिक्रेशन में मदद करता है, ठीक है। दे आर एक्सटेंसिव एंड कंटिन्यूस विद द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ द न्यूक्लियस। ये क्या है, आउटर मेम्ब्रेन जो होती है न्यूक्लियस की उसके साथ ही कंटिन्यूस करते हैं। द स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है इज द मेजर साइट ऑफ फॉर सिंथेसिस ऑफ लिपिड। जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो मेजर साइट होता है लिपिड की सिंथेसिस के लिए। एनिमल सेल में क्या होता है, लिपिड लाइक स्टेरॉइडल हार्मोन आर सिंथेसाइज्ड इन SER। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या होता है, लिपिड की सिंथेसिस होती है। एनिमल सेल्स लिपिड लाइक स्टेरॉइडल हार्मोन आर सिंथेसाइज्ड इन SER। एनिमल सेल्स में क्या होता है, लिपिड लाइक स्टेरॉइडल हार्मोन जो होते हैं वो SER में सिंथेसाइज होते हैं, ठीक है। RER में क्या होता है, RER में प्रोटीन सिंथेसिस होता है और सिक्रेशन होता है, ठीक है। और लेकिन SER में क्या होता है, लिपिड सिंथेसिस होता है, ठीक है। अब गोल्गी एपरेटस देखो, पहले हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का स्ट्रक्चर देख लेते हैं, फिर गोल्गी एपरेटस पढ़ेंगे, ठीक है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं, देखिए ये न्यूक्लियस है, ठीक है। ये एक सेकेंड, ये रहे न्यूक्लियस, ठीक है। ये न्यूक्लियर पोर हैं। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये हो गया, क्योंकि न्यूक्लियस इसलिए दिखाया गया क्योंकि ये देखो न्यूक्लियस के साथ ही रहता है, मतलब उसी की उसमें से ही निकलता है, ठीक है। और ये रहे राइबोसोम वो RER, और ये रहा बिना राइबोसोम वाला SER, ठीक है। आगे समझ में आ गया होगा। चलो अब आगे बढ़ते हैं, अब हम पढ़ते हैं गोल्गी एपरेटस, ठीक है। तो कैमिलो गोल्गी 19, देखो गोल्जी भी बोलते हैं बहुत से लोग, मैं गोल्गी बोलती हूँ, तो ठीक है, आप लोग समझ लेना, आप लोग जिस तरीके से प्रोनाउंस करते हो आप लोग उस तरीके से कर लेना, मैं जो बोलती हूँ मैं वो बोल रही हूँ, है ना। कैमिलो वैसे भी समझ में आना चाहिए, प्रोनाउंसिएशन से क्या ही फ़र्क पड़ता है, थोड़ा बहुत गलत सही चलता रहता है, मतलब ज़्यादा भी गलत नहीं होना चाहिए। कैमिलो गोल्गी 1898 फर्स्ट ऑब्जर्व डेंसली स्टैंड रेटिकुलर स्ट्रक्चर नियर द न्यूक्लियस। कैमिलो गोल्गी 1898 में क्या किया था उन्होंने, डेंसली स्टेंड स्ट्रक्चर उन्होंने ऑब्जर्व किया था न्यूक्लियस के पास। दिस वर लेटर नेम्ड गोल्गी बॉडीज। इनको बाद में क्या नाम दिया गया, गोल्गी
बॉडीज़ उनके उनके मतलब उनके नाम के ऊपर इनका नाम रख दिया था। दे कंसिस्ट ऑफ मैनी फ्लैट डिस्क शेप सैक्स और सिस्टर्ने ऑफ 0.5 to 1.0 माइक्रोमीटर डायमीटर, ठीक है। इनमें क्या है, मैनी फ्लैट सेल हैं, ठीक है, डिस्क शेप्ड है, सेक्स मतलब जो देखो गोल्गी बॉडीज़ में क्या क्या होता है, मैनी फ्लैट सेल होते हैं और डिस्क शेप्ड सेक्स और सिस्टर्ने होते हैं, ठीक है। जो ये कितने होते हैं, 0.5 to 1.0 माइक्रोमीटर डायमीटर होता है इनका। दिस वर स्टैक्ड पैरेलल टू ईच अदर, ये क्या है, एक दूसरे के पैरेलल होते हैं, ठीक है। वेरिड नंबर ऑफ सिस्टर्ने आर प्रेजेंट इन अ गोल्गी कॉम्प्लेक्स, बहुत सारे मतलब कि देखो गोल्गी कॉम्प्लेक्स में जो सिस्टर्ने प्रेजेंट होते हैं उनके नंबर वेरी कर सकते हैं। द गोल्गी सिस्टर्ने आर कॉन्सेंट्रिकली अरेंज्ड नियर द न्यूक्लियस विद द डिस्टिंक्ट कॉन्वेक्सिस और द फॉर्मिंग फेस एंड कॉन्केव ट्रांस। देखो गोल्गी कॉम्प्लेक्स जो गोल्गी सिस्टर्ने जो होता है वो कॉन्सेंट्रिकली अरेंज्ड होते हैं न्यूक्लियस के आसपास, न्यूक्लियस के पास, ठीक है। अब जो कॉन्वेक्स साइड होता है, डिस्टिंक्ट कॉन्वेक्स होता है, मतलब जो कॉन्वेक्स शेप का होता है वो सिस साइड होता है और द फॉर्मिंग फेस बोलते हैं। और जो कॉन्केव साइड कॉन्केव शेप का होता है वो ट्रांस साइड होता है और द मैच्योरिंग फेस बोलते हैं उसको, ठीक है। सिस साइड को फॉर्मिंग फेस बोलते हैं और कॉन्वेक्स होता है, ठीक है। और कॉन्केव जो होता है उसको ट्रांस साइड बोलते हैं या मैच्योरिंग फेस बोलते हैं। दिस सिस एंड ट्रांस फेस ऑफ द ऑरिजिनल आर एंटायरली डिफरेंट। देखो ये जो सिस और ट्रांस फेसेस होते हैं ये क्या है, एंटायरली डिफरेंट होते हैं बट इंटरकनेक्टेड होते हैं, पर एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होते हैं, ठीक है। द गोल्गी एपरेटस प्रिंसिपली परफॉर्म्स द फंक्शन ऑफ पैकेजिंग मटेरियल। देखो गोल्गी एपरेटस वैसे तो क्या फंक्शन है इसका, पैकेजिंग ऑफ मटेरियल टू बी डिलीवर्ड आइदर टू द इंट्रासेलुलर टारगेट्स और सीक्रेटेड आउटसाइड द सेल। मतलब ये क्या करते हैं, पैकेजिंग करते हैं मटेरियल की और इसको कहाँ डिलीवर करते हैं, मतलब इसको डिलीवर करते हैं या तो इंट्रासेलुलरली मतलब सेल के अंदर ही या फिर सेल के बाहर ही, ठीक है। मटेरियल्स टू बी पैकेज्ड इन द फॉर्म ऑफ वेसिकल, जो मटेरियल होते हैं वो वेसिकल के फॉर्म में पैकेज होने चाहिए फ्रॉम द ER फ्यूज विद द सिस फेस ऑफ द गोल्गी ऑपरेटर्स एंड मूव टुवर्ड्स द मैच्योरिंग फेस। देखो सिस फेस से मटेरियल जाएगा अंदर, ठीक है, ER से बाहर निकलेगा और वो सिस फेस से मटेरियल अंदर जाएगा गोल्गी एपरेटस के अंदर, प्रोटीन होगा, लिपिड होगा, यही सब चीज़ें, ठीक है। अंदर जाएंगी किस फेस से, जाएंगी सिस फेस की तरफ से, ठीक है। कहाँ से होके आएंगे, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से होके सिस गोल्गी बॉडीज़ में के सिस फेस से अंदर जाएंगी गोल्गी बॉडीज़ की, ठीक है। फिर मटेरियल जब पैक होगा वेसिकल्स के फॉर्म में, फिर कहाँ से निकलेंगे, फिर ट्रांस फेस से निकलेंगे। अब द गोल्गी मूव टुवर्ड्स द मैच्योरिंग फेस या ट्रांस फेस से फिर वो बाहर निकल जाती है। दिस एक्सप्लेन्स व्हाई द गोल्गी एपरेटस रिमेन्स इन क्लोज अटेंशन विद द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसलिए हमें इससे पता चलता है कि गोल्गी एपरेटस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास क्यों रहता है, क्योंकि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से ही मटेरियल आता है, ठीक है। अ नंबर ऑफ प्रोटीन सिंथेसाइज्ड ऑफ बाय राइबोसोम ऑन द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आर मॉडिफाइड इनटू सिस्टर्ने ऑफ द गोल्गी एपरेटस बिफोर दे आर रिलीज फ्रॉम इट्स ट्रांसफेज। देखो जो नंबर ऑफ प्रोटीन है वो कहाँ पे राइबोसोम के द्वारा सिंथेसाइज होते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, ठीक है। फिर आर मॉडिफाई और फिर उनको मॉडिफाई करने के लिए कहाँ पे भेज दिया जाता है, सिस्टर्ने में भेज दिया जाता है, गोल्गी एपरेटस के सिस्टर्ने में भेज दिया जाता है, ठीक है। अब वो जब रिलीज़ होंगी उसको क्या है, मॉडिफाई कर दिया जाता है और रिलीज़ कहाँ से होती है, ट्रांसफेज से। गोल्गी एपरेटस इज इम्पॉर्टेंट साइट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड्स। क्या फॉर्म करते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड्स। समझ में आ गई बात, समझ में आ गई। देखो मैं बताती हूँ, ये देखो ये गोल्गी एपरेटस है, ठीक है, ये रही गोल्गी एपरेटस, ठीक है। इसके कॉन्वेक्स और कॉन्केव मतलब इसके सिस साइड और ट्रांस साइड होती हैं, दो साइड होती हैं, ठीक है। कॉन्वेक्स जो साइड होगी वो क्या होती है, सिस साइड होती है, और जो कॉनकेव साइड होती है वो ट्रांस साइड होती है। देखो ये जो ऐसा झुका झुका सा अंदर अंदर, देखो ऐसे अगर ये ऐसा है, ठीक है, तो ये कॉनकेव, ये वाली जो साइड होगी वो सिस हो गई, और ये सॉरी ये जो वाली साइड है ये कॉन्वेक्स, ठीक है। ये जो साइड हो गई ये क्या हो गई, कॉन्वेक्स साइड क्या हो गई, सिस साइड हो गई, और ये जो ऐसी साइड है कॉनकेव, ठीक है, ये जो ये वाली साइड है वो हो गई ट्रांस साइड हो गई, ठीक है। तो देखो यहाँ से मटेरियल आया सिस साइड से, ठीक है,
कहाँ से आया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से प्रोटीन आए, लिपिड्स आए जो कि सिंथेसाइज हुए थे राइबोसोम के द्वारा। फिर वो यहाँ आए, वो यहाँ पे किस चीज़ के लिए आए, पैकेजिंग के लिए आए, ठीक है। आए गोल्गी एपरेटस के अंदर, फिर गोल्गी एपरेटस ने उसको सिस साइड से आए, उसको गोल्गी एपरेटस के अंदर उसने पैक किया और ट्रांस साइड से बाहर निकाल दिया, ऐसा, ठीक है। जैसे अब हम किसी मटेरियल की डिलीवरी कर रहे हो और उसको बाहर भेज रहे हो, ऐसे ही, ठीक है। तो ठीक है। अब हम लाइजोसोम्स पढ़ लेते हैं। लाइजोसोम्स क्या है? लाइजोसोम्स हैं, there are membranous bound vascular structure formed by the process of packaging in the Golgi apparatus। हाँ, तो ये कैसे फॉर्म होते हैं? ये पैकेजिंग जो होती है उस गोल्गी apparatus में, उस प्रोसेस में ये फॉर्म होते हैं लाइजोसोम। और ये कैसे होते हैं? मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकुलर स्ट्रक्चर होते हैं। द आइसोलेटेड लाइजोसोमल वेसिकल हैव बीन फाउंड टू बी वेरी रिच इन ऑलमोस्ट ऑल टाइप ऑफ हाइड्रोलिटिक एंजाइम। जो आइसोलेटेड लाइजोसोमल वेसिकल होती हैं वो क्या होती है? रिच होती हैं सारे टाइप के हाइड्रोलिटिक एंजाइम में, जैसे कि हाइड्रोलिएज, लिएसिस, लाइपेसिस, प्रोटिएसिस, कार्बोहाइड्रेसिस। इज ऑप्टिमली एक्टिव एट द एसिडिक पीएच। ये क्या है? ऑप्टिमली एक्टिव हो जाते हैं एसिडिक पीएच पे। द एंजाइम्स आर कैपेबल ऑफ डाइजेस्टिंग। जो एंजाइम होते हैं वो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड और न्यूक्लिक एसिड को डाइजेस्ट कर जाते हैं, ठीक है। तो ये इतना आ गया होगा समझ में। मेम्ब्रेन बाउंड स्पेस फाउंड इन साइटोप्लाज्म। तो वैक्यूल एक मेम्ब्रेन बाउंड स्पेस है जो कि साइटोप्लाज्म में पाया जाता है। इट कंटेन्स वाटर, सैप, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड अदर मटेरियल नॉट यूजफुल फॉर द सेल, ठीक है। तो ये इसमें क्या क्या रहता है? इसमें वाटर, सैप रहते हैं, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स रहते हैं और कुछ अदर मटेरियल रहते हैं जो कि सेल के यूज़ के लिए नहीं होते, ये उनको बाहर निकाल देता है, ठीक है, या कंटेन करके रखता है, ठीक है। तो ये इसमें यही चीज़ें रहती हैं। द वैक्यूल इज बाउंड बाय सिंगल मेम्ब्रेन को टोनोप्लास्ट। जो वैक्यूल है वो सिंगल मेम्ब्रेन होती है, उसमें सिंगल मेम्ब्रेन होती है जिसको हम टोनोप्लास्ट बोलते हैं। इन प्लांट सेल द वैक्यूल्स कैन ऑक्यूपाई अप टू 90% ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द सेल। हाँ, प्लांट सेल में क्या होता है? 90% ऑफ द वॉल्यूम किसने ऑक्यूपाई करके रखा होता है? वैक्यूल ने। मतलब इतना बड़ा वैक्यूल होता है प्लांट सेल में। प्लांट सेल में बहुत ज़्यादा बड़ा वैक्यूल होता है। 90% ऑफ द जो क्या बोलते हैं स्पेस है वो किसने ऑक्यूपाई करके रखा होता है? वैक्यूल ने ही ऑक्यूपाई करके रखा होता है। इन प्लांट्स द टोनोप्लास्ट फैसिलिटेट द ट्रांसपोर्ट ऑफ नंबर ऑफ आयंस एंड अदर मटेरियल अगेंस्ट कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडाइंस। हाँ, देखो, जो प्लांट्स हैं उनमें क्या करती है टोनोप्लास्ट? टोनोप्लास्ट क्या है? वैक्यूल की मेम्ब्रेन है, ठीक है। वो क्या करती है? ट्रांसपोर्ट करवाती है नंबर ऑफ आयंस और कुछ अलग मटेरियल्स का, मतलब आयंस का और बहुत सारे मटेरियल्स का, अगेंस्ट कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडाइंट। कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडाइंट के अगेंस्ट। अब कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडाइंट के अगेंस्ट क्या मतलब है? देखो, जो चीज़ें हैं वो हायर कॉन्सेंट्रेशन से, एक सेकेंड, वो हायर कॉन्सेंट्रेशन से चीज़ें लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जाती हैं, ठीक है। चीज़ें क्या है? हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जाती हैं। लेकिन अगर कोई चीज़ लोअर कॉन्सेंट्रेशन से हायर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ आए तो ये कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडाइंट के अगेंस्ट होता है, ठीक है। अगर हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जा रही है तो ये कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडाइंट हो गया, ठीक है। अगर लोअर कॉन्सेंट्रेशन से हायर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जा रही है तो ये कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडाइंट के अगेंस्ट हो गया, कि मतलब लोअर से हायर हो रही है, उल्टा बह रहा है। जैसे पानी ऊंचाई से नीचाई पे जाता है ना, अगर नीची तरफ से ऊंची तरफ जाएगा तो ये अगेंस्ट हो जाएगा कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के। तो ऐसे ही, ठीक है। आगे बात समझ में। अब आगे बढ़ते हैं इनटू द वैक्यूल, ठीक है। तो वो बहुत सारे मटेरियल का ट्रांसपोर्ट करवाती है। वैक्यूल जो है बहुत सारे मटेरियल का ट्रांसपोर्ट होता है उससे अगेंस्ट कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट, ठीक है। हैंस देयर कॉन्सेंट्रेशन इज सिग्निफिकेंटली हायर इन द वैक्यूल देन इन द साइटोप्लाज्म। इसलिए जो कॉन्सेंट्रेशन होती है वैक्यूल में वो हायर होती है, साइटोप्लाज्म में कॉन्सेंट्रेशन से ज़्यादा होती है वैक्यूल में कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। इन अमाइबा द कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल is important for osmoregulation and excretion in many cells as in protist food vacuole are formed by इंगल्फिंग द फूड पार्टिकल्स। हाँ, तो देखो, अमाइबा में हो गया, उसमें कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल बहुत ज़रूरी होता है ऑस्मो रेगुलेशन और एक्सक्रीशन के लिए। और बहुत सारे ऐसे सेल हैं जैसे कि प्रोटिस्ट हो गए, ठीक है, उनमें भी फूड वैक्यूल बहुत ज़रूरी होता है जिससे वो फूड इंगल्फ कर पाए, है ना, ठीक है। आगे बात समझ में। अब आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया की। तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या है?
देखो माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ द सेल, ये तो सबको ही याद होगा, है ना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया सिंगल माइटोकॉन्ड्रियन, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया को सिंगुलर होगा तो क्या होगा, उसको माइटोकॉन्ड्रियन बोलेंगे। अनलेस स्पेसिफिकली स्टेन्ड आर नॉट इजीली विजिबल अंडर द माइक्रोस्कोप। तो देखो माइक्रोस्कोप के अंदर ये दिखते नहीं है जब तक कि इनको स्टेन ना किया जाए, ठीक है। द नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया पर सेल इज वेरिएबल डिपेंडिंग ऑन द फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी ऑफ द सेल्स। हाँ, तो देखो जो नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया होता है वो क्या होता है, वेरिएबल होता है कि फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी कैसी है सेल की, उस पर डिपेंड होता है। जैसे मतलब देखो अगर जो सेल है वो ज़्यादा मेहनत करता है, ज़्यादा काम करता है, तो उसमें क्या माइटोकॉन्ड्रिया ज़्यादा होंगे, उसमें ज़्यादा एनर्जी लगेगी तो माइटोकॉन्ड्रिया ज़्यादा होगा। अगर सेल है उसमें ज़्यादा एनर्जी नहीं लग रही उसके वर्क में, तो फिर क्या होगा, उसमें माइटोकॉन्ड्रिया कम होंगी, ठीक है। आगे समझ में। In terms of shape and size also considerable degree of variability is observed, ठीक है। शेप और साइज में भी वेरिएबल होता है कि मतलब जिस किसी सेल में ज़्यादा बड़ा होगा, किसी सेल में थोड़ा छोटा होगा। टिपिकल इट इज़ sausage shaped or cylindrical having a diameter of 0.2 to 1.0 माइक्रोमीटर। देखो ज़्यादातर ये क्या होता है, सॉसेज शेप का होता है और सिलेंड्रिकल शेप का होता है, ठीक है। और इसका जो डायमीटर होता है वो 0.2 से लेके 1.0 माइक्रोमीटर तक का होता है। ऑन एवरेज क्या होता है, 0.5 माइक्रोमीटर तक होता है। एंड लेंथ, और जो लेंथ होती है वो 1.0 टू 4.1 माइक्रोमीटर तक की होती है। ईच माइटोकॉन्ड्रिया इज अ डबल, जो हर माइटोकॉन्ड्रिया होता है वो क्या होता है, एक सेकेंड, इज अ डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर। जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है वो क्या होता है, डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होती है, 2 मेम्ब्रेन होती है। एंड द इनर मेम्ब्रेन डिवाइडिंग इट्स ल्यूमेन डिस्टिंक्टली इनटू 2 एक्वस कंपार्टमेंट। जो इनर मेम्ब्रेन होती है वो उसका ल्यूमेन को क्या है, जो अंदर जो उसका ल्यूमेन होता है उसको क्या करती है, दो डिस्टिंक्ट क्या बोलते हैं, दो डिस्टिंक्ट पार्ट्स में डिवाइड कर देती है, मतलब 2 अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर देती है माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन, ठीक है। तो टू एक्वस कंपार्टमेंट में डिवाइड कर देती है, ठीक है। जो इनर मेम्ब्रेन होती है वो उसके ल्यूमेन को 2 एक्वस कंपार्टमेंट में डिवाइड कर देती है, द आउटर कंपार्टमेंट और एक इनर कंपार्टमेंट। जो इनर कंपार्टमेंट होता है इज फिल्ड विद डेंस होमोजीनियस सब्सटेंस कॉल्ड द मैट्रिक्स। वो क्या है, मैट्रिक्स से उसमें एक डेंस होमोजीनियस सब्सटेंस होता है जिसको हम बोलते हैं मैट्रिक्स, ठीक है। वो मैट्रिक्स होती है उसमें द आउटर मेम्ब्रेन फॉर्म्स द कंटिन्यूस लिमिटिंग बाउंड्री ऑफ ऑर्गेनल। तो देखो जो आउटर मेम्ब्रेन होती है वो क्या करता है, एक कंटिन्यूस लिमिटिंग बाउंड्री बनाती है ऑफ द ऑर्गेनल, ठीक है। मतलब एक कंटिन्यूस लिमिटिंग बाउंड्री बनाती है ऑर्गेनल की। जो इनर मेम्ब्रेन होती है वो क्या करती है, इनफोल्डिंग्स होती हैं उसकी, जिसको हम क्रिस्टाई बोलते हैं, ठीक है। इनर मेम्ब्रेन क्या होती है, इनफोल्डिंग्स में डिवाइड होती है, जिसको हम क्रिस्टाई बोलते हैं, सिंगुलर हो गया क्रिस्टा, ठीक है। देखो ये आपको इनर मेम्ब्रेन इसकी दिख रही होगी, ये देखो ये माइटोकॉन्ड्रिया दिख रहा होगा, देखो ये रहा माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। ये रही इसकी आउटर मेम्ब्रेन और ये रही इसकी इनर मेम्ब्रेन, ठीक है। इनर मेम्ब्रेन दिख रही होगी आपको, ये इनफोल्डिंग्स भी दिख रही होंगी। कैसे, ये इनफोल्डिंग्स, ये देखो ये ऐसे 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 है, तो ये आपको इनफोल्डिंग्स भी दिख रही होंगी। आ गया होगा समझ में। और इसको क्या बोलते हैं, इनफोल्डिंग्स को क्रिस्टा बोलते हैं, ठीक है। टुवर्ड्स द मैट्रिक्स, और ये कैसी होती है, टुवर्ड्स द मैट्रिक्स होती है। आगे बात समझ में, हाँ तो ठीक है। द क्रिस्टा इंक्रीज द सरफेस एरिया। देखो ये क्या करते हैं, ये सरफेस एरिया बढ़ा देती है क्रिस्टा। द 2 मेम्ब्रेन्स हैव देयर ओन स्पेसिफिक, जो 2 मेम्ब्रेन होती है उनके क्या है, ओन स्पेसिफिक एंजाइम एसोसिएटेड विद इन द माइटोकॉन्ड्रियल फंक्शन। तो जो 2 मेम्ब्रेन होती है उनमें क्या है, उनकी ओन स्पेसिफिक माइटोकॉन्ड्रियल फंक्शन होते हैं, ठीक है। 1 मिनट रुकना। 2 मेम्ब्रेन है, इनके अलग अलग अपने ओन स्पेसिफिक मतलब एंजाइम एसोसिएटेड होते हैं इनसे, और माइटोकॉन्ड्रियल फंक्शन होते हैं इनके। माइटोकॉन्ड्रिया आर द साइट्स ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन। माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है, एरोबिक रेस्पिरेशन होता है। दे प्रोड्यूस सेलुलर एनर्जी, प्रोड्यूस करते हैं इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। एटीपी के फॉर्म में ये क्या है, सेलुलर एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, इसलिए इनको पावर हाउस ऑफ द सेल बोला जाता है, ठीक है। क्या करते हैं ये, एटीपी के फॉर्म में क्या करते हैं, एनर्जी
सेलुलर एनर्जी होती है इनमें एटीपी के फॉर्म में, प्रोड्यूस करते हैं सेलुलर एनर्जी एटीपी के फॉर्म में, इसलिए इनको पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है। ठीक है, पूरे सेल को एनर्जी यही प्रोवाइड कर रहे होते हैं, इसलिए इसको पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है। तो मैट्रिक्स ऑल्सो पॉजेस सिंगल सर्कुलर डीएनए। मैट्रिक्स में एक और चीज़ होती है, सिंगल सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल होता है और कुछ आरएनए मॉलिक्यूल्स भी होते हैं। राइबोसोम होते हैं 70S, ठीक है, एंड द कंपोनेंट्स रिक्वायर फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स। और ये सब चीज़ें हमें किस लिए चाहिए होती हैं? सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन का सिंथेसिस करने के लिए। इसलिए जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो क्या है? फिजन से डिवाइड भी होता है। ठीक है, अब हम आगे बात करेंगे लिया था, तो अब हम पढ़ेंगे प्लास्टिड से। ठीक है, हमने माइटोकॉन्ड्रिया यहाँ तक पढ़ लिया था, अब हम प्लास्टिड से पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। प्लास्टिड्स आर फाउंड इन ऑल प्लांट सेल्स इन यूग्लिनॉइड्स। देखो प्लास्टिड जो है वो सारे प्लांट सेल में पाए जाते हैं और यूग्लिनॉइड्स में पाए जाते हैं। दीज आर इजीली एक सेकेंड रुकना, क्या हो गया? दिस आर ईजीली ऑब्जर्व्ड अंडर द माइक्रोस्कोप। हाँ, ये ईजीली ऑब्जर्व हो जाते हैं माइक्रोस्कोप के अंदर। ठीक है, प्लास्टिड्स क्या होते हैं? ईजीली ऑब्जर्व हो जाते हैं माइक्रोस्कोप के अंदर एज दे आर लार्ज, क्योंकि ये लार्ज होते हैं। ठीक है, वैक्यूल्स क्या है? वैक्यूल्स नहीं, माइटोकॉन्ड्रिया क्या थे? माइटोकॉन्ड्रिया ईजिली ऑब्जर्व नहीं होते थे माइक्रोस्कोप के अंदर, उनको स्टेन करना पड़ता था। लेकिन प्लास्टिड क्या है? ईजिली ऑब्जर्व हो जाते हैं माइक्रोस्कोप के अंदर, क्योंकि ये क्या होते हैं? ये लार्ज होते हैं। ठीक है, दे बियर सम स्पेसिफिक पिगमेंट्स दस इम्पार्टिंग स्पेसिफिक कलर्स ऑफ द प्लांट्स। हाँ, ये क्या है? कुछ स्पेसिफिक पिगमेंट्स होते हैं इनमें, जिससे क्या है वो प्लांट्स को स्पेसिफिक कलर प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, based on the type of pigment, plastids can be classified into क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट। हाँ देखो, पिगमेंट के तौर पे जो प्लास्टिड्स हैं वो क्या है? क्लासिफाइड हो सकते हैं किस तीन टाइप्स में। किस टाइप में? क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट। तीन टाइप में डिवाइड है प्लास्टिड। कौन कौन से टाइप में? क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट। ठीक है, तीन टाइप है। कौन कौन से? क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट। ठीक है, आगे समझ में। अब आगे बढ़ते हैं। द क्लोरोप्लास्ट कंटेन क्लोरोफिल एंड कैरोटिनॉइड पिगमेंट्स। अब क्लोरोप्लास्ट में क्या होता है? क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल होता है और कैरोटिनॉइड पिगमेंट होते हैं, विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रैपिंग लाइट एनर्जी इसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस। हाँ, तो ये जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं इनमें क्लोरोफिल होता है और कैरोटिनॉइड पिगमेंट होता है। ठीक है, तो ये क्या करता है? ये रिस्पॉन्सिबल होता है ट्रैपिंग लाइट एनर्जी को ट्रैप करने में, मतलब लाइट एनर्जी को ट्रैप करने में, जैसे सन की जो रेज आती है उसको ट्रैप करने में, लाइट एनर्जी को ट्रैप करने में हेल्पफुल रहता है। और क्या करता है? जिससे फोटोसिंथेसिस हो पाए। ठीक है, इन द क्रोमोप्लास्ट फैट सॉल्युबल कैरोटिनॉइड पिगमेंट लाइक कैरोटीन, ज़ैंथोफिल्स एंड अदर्स आर प्रेजेंट। देखो, क्लोरोप्लास्ट में तो क्या प्रेजेंट होता है? क्लोरोफिल और कैरोटिनॉइड पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं। लेकिन क्रोमोप्लास्ट में क्या प्रेजेंट होता है? क्रोमोप्लास्ट में होते हैं फैट सॉल्युबल कैरोटिनॉइड पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि कैरोटीन हो गया, ज़ैंथोफिल हो गया, और अदर्स आर प्रेजेंट, और भी बहुत सारे प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ये क्या होता है? गिव्स द पार्ट ऑफ द प्लांट ये करते हैं, जो प्लांट होते हैं उसको क्या करते हैं? येलो, ऑरेंज और रेड कलर देते हैं। ठीक है, येलो, ऑरेंज और रेड कलर देते हैं। द ल्यूकोप्लास्ट आर द कलरलेस प्लास्टिड्स। ल्यूकोप्लास्ट क्या होते हैं? कलरलेस प्लास्टिड होते हैं। ये करते हैं ये क्या होते हैं? ऑफ वेरिड शेप साइज विथ स्टोर न्यूट्रिएंट्स। हाँ, ये बहुत सारे अलग अलग प्रकार के शेप और साइज़ के होते हैं और इनमें न्यूट्रिएंट स्टोर होता है। एमाइलोप्लास्ट स्टोर कार्बोहाइड्रेट स्टार्च, एग्जाम्पल पोटैटो। लाइयोप्लास्ट स्टोर ऑयल्स एंड फैट्स, वेयर एज द एलियोप्लास्ट स्टोर प्रोटीन्स। हाँ, तो देखो अब मैं आपको समझाती हूँ। क्लोरोफिल हमने पढ़ा। क्लोरोफिल कितने? देखो, क्लोरोफिल से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, हमने क्लोरोफिल पढ़ा। देखो, हमने क्लोरोफिल के बारे में पढ़ा, तो क्लोरोप्लास्ट के बारे में पढ़ा। क्लोरोप्लास्ट में क्या होता है? क्लोरोप्लास्ट में होता है क्लोरोफिल। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट में क्या होता है? क्लोरोफिल होता है। ठीक है, और क्या होता है? कैरोटिनॉइड पिगमेंट होते हैं। हमें पता जाता है ग्रीन कलर देते हैं ये लोग। ठीक है, ये हो गई बात। ये क्या हेल्प करते हैं? सनलाइट को ट्रैप करने में हेल्प करते हैं, जो कि फोटोसिंथेसिस के लिए इसेंशियल होती है। आगे इतनी बात समझ में आ गई। क्लोरोप्लास्ट की बात आ गई होगी समझ में। अब हम बात करते हैं
क्रोमोप्लास्ट की, ठीक है। अब जो क्रोमोप्लास्ट होते हैं वो क्या होते हैं, फैट सॉल्युबल कैरोटिनॉइड होते हैं। ये क्या होते हैं, क्रोमोप्लास्ट फैट सॉल्युबल कैरोटिनॉइड होते हैं, ठीक है। कैसे होते हैं, फैट सॉल्युबल कैरोटिनॉइड होते हैं। क्रोमोप्लास्ट क्या होते हैं, फैट सॉल्युबल कैरोटिनॉइड पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं इनमें, जैसे कि कैरोटीन हो गया, ज़ेंथोफिल हो गया और अदर और भी बहुत सारे प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। क्रोमोप्लास्ट में क्या क्या प्रेजेंट होता है, कैरोटिनॉइड पिगमेंट होते हैं जैसे कि कैरोटीन और ज़ेंथोफिल, ठीक है। और भी बहुत सारे प्रेजेंट होते हैं, लेकिन इसमें ये मेंशन किया है एनसीईआरटी में कैरोटीन और ज़ेंथोफिल्स का, ठीक है। आगे बात समझ में, दिस गिव्स अ पार्ट ऑफ द प्लांट अ येलो, ऑरेंज एंड रेड कलर। हाँ, तो क्रोमोप्लास्ट जो होते हैं उनसे प्लांट को कैसा कलर मिलता है, क्रोमोप्लास्ट से जो है प्लांट को मिलता है, क्रोमोप्लास्ट से जो है वो प्लांट को मिलता है येलो कलर, येलो, ऑरेंज और रेड कलर, ठीक है। आगे बात समझ में, क्रोमोप्लास्ट में क्या क्या प्रेजेंट, कौन से पिगमेंट होते हैं, सॉल्युबल कैरोटिनॉइड होते हैं, फैट सॉल्युबल कैरोटिनॉइड पिगमेंट होते हैं जैसे कि कैरोटीन हो गया और ज़ेंथोफिल्स हो गया। आगे बात समझ में, अब बात आते हैं ल्यूकोप्लास्ट की। जो ल्यूकोप्लास्ट होते हैं, ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं ल्यूकोप्लास्ट की। तो जो ल्यूकोप्लास्ट होते हैं, ये ल्यूकोप्लास्ट जो होते हैं ये क्या होते हैं, कलरलेस होते हैं, ठीक है। ये क्या होते हैं, कलरलेस प्लास्टिड्स होते हैं, ठीक है। ये कोई कलर प्रोवाइड नहीं करते हैं, ये कलरलेस होते हैं। और बहुत सारे अलग अलग प्रकार के शेप और साइज़ के होते हैं, ठीक है, जो कि क्या करते हैं, न्यूट्रिएंट्स को स्टोर करते हैं। जैसे कि अब देखो, अब ये जो ल्यूकोप्लास्ट है वो 3 टाइप के होते हैं। कौन कौन से, अमाइलोप्लास्ट, इलायोप्लास्ट और एल्यूरोप्लास्ट, ठीक है। कौन कौन से, अमाइलोप्लास्ट, इलायोप्लास्ट और एल्यूरोप्लास्ट, ठीक है। ल्यूकोप्लास्ट 3 टाइप के होते हैं। कौन कौन से, एमाइलोप्लास्ट, इलायोप्लास्ट और एल्यूरोप्लास्ट। एमाइलोप्लास्ट क्या होते हैं, कार्बोहाइड्रेट और स्टार्च स्टोर करते हैं जैसे कि पटेटो में हमें पता है स्टार्च होता है, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, ठीक है। तो जो अमाइलोप्लास्ट है वो क्या करते हैं, कार्बोहाइड्रेट स्टार्च स्टोर करते हैं, जैसे कि कहाँ प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि हो गया पटेटो में, ठीक है। अब इलायोप्लास्ट क्या होते हैं, इलायोप्लास्ट जो होते हैं वो ऑयल और फैट स्टोर करते हैं, और वहीं पे एल्यूरोप्लास्ट जो है वो क्या स्टोर करते हैं, प्रोटीन स्टोर करते हैं। आ गई होगी बात इतनी समझ में, ठीक है, आ गई होगी इतनी बात समझ में। तो अब आगे बढ़ते हैं। मेजोरिटी ऑफ द क्लोरोप्लास्ट, जो ज़्यादातर क्लोरोप्लास्ट होते हैं वो कैसे होते हैं, वो क्या होते हैं, ग्रीन प्लांट्स आर फाउंड इन द मीजोफिल सेल्स। हाँ, मेजोरिटी ऑफ द क्लोरोप्लास्ट जो होते हैं वो ग्रीन प्लांट में वो कहाँ पाए जाते हैं, मीजोफिल सेल्स में पाए जाते हैं, ऑफ द लीव्स के मीजोफिल सेल में पाए जाते हैं ज़्यादातर क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। ग्रीन प्लांट्स में क्लोरोप्लास्ट कहाँ पाए जाते हैं, मीजोफिल सेल्स में पाए जाते हैं ज़्यादातर के, ठीक है। आए बात समझ में, ऑफ द लीव्स, दीज आर लेंस शेप्ड ओवल, स्फेरिकल, डिस्कॉइड और इवन रिबन लाइक ऑर्गेनेल्स हैविंग वेरिएबल लेंथ, ठीक है। ये कैसे होते हैं, लेंस शेप के होते हैं, ओवल, स्फेरिकल और डिस्कॉइड शेप के भी होते हैं और इवन रिबन लाइक भी होते हैं, ठीक है। और इनकी जो लेंथ होती है वो बहुत ज़्यादा वेरिएबल होती है, ठीक है। ज़्यादातर कितने 5 to 10 माइक्रोमीटर, एंड विद जो होती है वो 2 to 4 माइक्रोमीटर होती है, ठीक है। देयर नंबर वेरीज फ्रॉम 1 per cell ऑफ द क्लाइमेडोमोनास अ ग्रीन एल्गी टू 20 to 40 per cell इन द मीजोफिल। देखो, ज़्यादातर जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं वो ग्रीन प्लांट्स में कहाँ पाए जाते हैं, वो लीव्स के सेल्स में पाए जाते हैं। मीजोफिल जो सेल्स होते हैं लीव्स के उसमें पाए जाते हैं ज़्यादातर क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। अब ये जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं वो कैसे शेप के होते हैं, लेंस शेप के होते हैं, ओवल शेप के होते हैं, स्फेरिकल, डिस्कॉइड और इवन रिबन लाइक शेप के भी होते हैं, ठीक है। और जो इनकी लेंथ होती है वो बहुत ज़्यादा वेरी करती है, मतलब कभी छोटे होंगे कभी थोड़े बड़े होंगे, और कहाँ किसके बीच में होती है लेंथ, मतलब कि 5 to 10 माइक्रोमीटर के बीच में ही होगी, या तो 5 होगी, 6 होगी, 7 होगी, 8 होगी, ऐसे होगी, ठीक है। 5 to 10 माइक्रोमीटर तक होती है। अब विद कितनी होती है, विद जो होती है वो 2 to 4 माइक्रोमीटर तक होती है, ठीक है। Their numbers varies from 1 per cell of the Chlamydomonas a green algae to 22 per cell in the mesophil। हाँ, तो ये जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं वो क्या होते हैं, एक भी प्रेजेंट होता है, जैसे 1 per cell होते हैं, जैसे मतलब क्लाइमेडोमोनास में क्या होता है, एक सेल में एक ही होता है, लेकिन वहीं ग्रीन एल्गी में देखा जाए तो 20 से 40 होते हैं एक सेल में, ठीक है, इन द मीजोफिल पर सेल। हाँ, और मीजोफिल सेल्स में ही होते हैं, ठीक है। आगे बात समझ में, तो ग्रीन एल्गी में क्या 20 से 40 पर सेल प्रेजेंट होते हैं मीजोफिल सेल्स में, ठीक है। आगे बात समझ में, आ गई होगी समझ में। लाइक माइटोकॉन्ड्रिया द क्लोरोप्लास्ट आर ऑल्सो डबल मेम्ब्रेन बाउंड। देखो, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है वैसे क्लोरोप्लास्ट भी क्या है, डबल मेम्ब्रेन बाउंड है। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेन बाउंड है, मतलब 2 मेम्ब्रेन होती है, वैसे ही क्लोरोप्लास्ट भी डबल मेम्ब्रेन बाउंड है। ऑफ द टू, द इनर क्लोरोप्लास्ट मेम्ब्रेन इज रिलेटिवली लेस परमिएबल। ऑफ द टू,
द इनर, हाँ देखो अब दोनों में से जो इनर क्लोरोप्लास्ट मेम्ब्रेन है वो क्या है, लेस परमेबल होती है, ठीक है, कम परमेबल होती है आउटर क्लोरोप्लास्ट मेम्ब्रेन से, ठीक है। आगे बात समझ, इनर क्लोरोप्लास्ट जो मेम्ब्रेन है वो आउटर क्लोरोप्लास्ट मेम्ब्रेन से कम परमेबल होती है, मतलब आउटर वाली इनर वाली से ज़्यादा होती है, इनर वाली आउटर वाली से कम परमेबल होती है। आगे बात समझ में, the space limited by the inner membrane of the chloroplast is called the stroma। देखो स्पेस जो है लिमिटेड बाय द इनर मेम्ब्रेन ऑफ द क्लोरोप्लास्ट कॉल्ड स्ट्रोमा। जो स्पेस लिमिटेड होता है क्लोरोप्लास्ट में उसको बोलते हैं बाय द इनर मेम्ब्रेन ऑफ द क्लोरोप्लास्ट इज कॉल्ड द स्ट्रोमा। मतलब जो स्पेस होता है उसको क्या बोलते हैं, स्ट्रोमा बोलते हैं, ठीक है। अ नंबर ऑफ ऑर्गेनाइज्ड फ्लैटेंड मेम्ब्रेन सेक्स कॉल्ड द थाइलोक्लाइड्स। फिर थाइलाकॉइड्स, देखो बहुत सारी मेम्ब्रेनस सेक्स मेम्ब्रेनस फ्लैटेंड मेम्ब्रेनस सेक्स प्रेजेंट होते हैं जिसको हम बोलते हैं थाइलाकॉइड्स, ठीक है। क्या बोलते हैं, थाइलाकॉइड्स बोलते हैं। वो क्या होते हैं, आर प्रेजेंट इन द स्ट्रोमा। कहाँ प्रेजेंट होती है, स्ट्रोमा में। स्ट्रोमा क्या है, जो अंदर का जो स्पेस है उसको हमने स्ट्रोमा बोला, जैसे मैट्रिक्स बोलते हैं ना, वैसे ही वो अंदर के स्पेस को स्ट्रोमा बोलते हैं। स्ट्रोमा में क्या प्रेजेंट है, फ्लैटेंड मेम्ब्रेनस सेक्स प्रेजेंट है जिसको हमने थाइलाकॉइड्स बोला, ठीक है। फ्लैटेंड मेम्ब्रेनस ऐसे ग्रुप्स में प्रेजेंट है, सेक्स प्रेजेंट है, उसको क्या बोला, थाइलाकॉइड्स बोला, ठीक है। थाइलाकॉइड्स आर अरेंज इन स्टैक्स लाइक द पाइल्स ऑफ कॉइन कॉल्ड ग्रेना। हाँ, तो थाइलाकॉइड्स कैसे अरेंज होते हैं, स्टैक्स में अरेंज्ड होते हैं लाइक द पाइल्स, जैसे पाइल्स ऑफ कॉइन्स नहीं होते, जैसे हम सिक्के हैं, सिक्के को हम एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर ऐसे रख देते हैं, तो ऐसे वो नहीं बन जाता, पाइल्स जैसे नहीं बन जाते, मतलब एक के ऊपर रख देते हैं। तो ये देखो ऐसे लग रहा होगा ना, ये यहाँ पे, एक सेकेंड, यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे आपको लग रहा होगा जैसे हम सिक्के रख दिए हमने, एक के ऊपर नहीं रख देते, तो ऐसे ऐसे ही लग रहा है। ये देखो ये हो गए थाइलाकॉइड्स, ठीक है। और ये जो थाइलाकॉइड्स ये कैसे प्रेजेंट है, सेक्स में प्रेजेंट है, पाइल्स में प्रेजेंट है, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं, एक उसको क्या बोलेंगे, एक उस प्रेजेंट हाँ, इनको क्या बोलेंगे, ग्रेना बोलेंगे, सिंगुलर ग्रेनम बोलेंगे, और द इंटीग्रनल थाइलाकॉइड्स बोलेंगे, ठीक है। इन एडिशन देयर आर फ्लैट मेम्ब्रेनस ट्यूब्यूल्स कॉल्ड द स्ट्रोमा लेमिला। और एक फ्लैट मेम्ब्रेनस ट्यूब्यूल्स भी होते हैं जिनको स्ट्रोमा लेमिला बोलते हैं, जो कि थाइलाकॉइड्स को कनेक्ट कर रहे होते हैं ऑफ द डिफरेंट ग्रेनर के थाइलाकॉइड्स को कनेक्ट कर रहे होते हैं। ठीक है, आगे बात समझ में, द मेम्ब्रेन ऑफ द थाइलाकॉइड्स इंक्लोज अ स्पेस कॉल्ड अ ल्यूमन। जो मेम्ब्रेन होती है थाइलाकॉइड की, एक स्पेस में बंद होती है जिसको हम ल्यूमन बोलते हैं। जो स्ट्रोमा होता है, क्लोरोप्लास्ट कंटेन एंजाइम रिक्वायर फॉर द सिंथेसिस ऑफ कार्बोहाइड्रेट। जो स्ट्रोमा ऑफ द क्लोरोप्लास्ट का जो स्ट्रोमा होता है उसमें क्या होता है, एंजाइम होते हैं जो कि सिंथेसिस ऑफ कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन के लिए ज़रूरी होते हैं। कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन की सिंथेसिस के लिए ज़रूरी होते हैं एंजाइम, जो कि काय में प्रेजेंट होते हैं, स्ट्रोमा में प्रेजेंट होते हैं। It also contains small double-stranded circular DNA molecules and ribosome। हाँ, ये क्या है, इसमें स्मॉल डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए भी प्रेजेंट होता है, डीएनए मॉलिक्यूल्स भी प्रेजेंट होते हैं, और राइबोसोम भी प्रेजेंट होता है। क्लोरोफिल पिगमेंट आर प्रेजेंट इन द थाइलाकॉइड्स। क्लोरोफिल पिगमेंट कहाँ प्रेजेंट होता है, थाइलाकॉइड्स में प्रेजेंट होता है। द राइबोसोम ऑफ द क्लोरोप्लास्ट आर स्मॉलर 70s देन द साइटोप्लाज्मिक राइबोसोम 80s। हाँ, तो देखो साइटोप्लाज्म में जो राइबोसोम होता है वो 80s होता है, लेकिन जो क्लोरोप्लास्ट में होता है वो 70s होता है, तो हमें पता ही, ठीक है। आगे बात समझ में, देखो एक बार हम ये डायग्राम और समझ लेते हैं, है ना, फिर हमारा हो जाएगा। देखो ये है क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर डायग्राम, है ना। तो देखो सेक्शनल व्यू है, ठीक है, जैसे आधा काट के सेक्शनल व्यू है ऑफ क्लोरोप्लास्ट। देखो सबसे पहले देखो ये है आउटर मेम्ब्रेन, ठीक है। फिर ये है हमारी इनर मेम्ब्रेन, ये दिख रही है, देखो ये इधर ये उन्होंने कर भी दिया। ये है हमारी इनर मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन हो गई, ठीक है। आगे हुई बात समझ में। फिर ये है ग्रेनम, ठीक है, ये रहे हमारे ग्रेनम, ठीक है, ग्रेनम। और ये रहे थाइलाकॉइड, ठीक है, ये थाइलाकॉइड हो गए। ये देखो ये थाइलाकॉइड, ये स्ट्रोमा हो गया, वो तो स्ट्रोमा लैमिला हो गया ये, ठीक है। ये देखो ये जो कनेक्ट कर रहा है इसको स्ट्रोमा लैमिला बोला, और ये जो पूरा स्पेस है इसको तो स्ट्रोमा बोला ही है। आ गया होगा समझ में।
देखो मैं एक चीज़ बताऊँ, जो ये एक सेल है, मतलब ये जो है ये ठीक है, इसको बोला थाइलाकॉइड। फ्लैटेंड सेक्स जो है, फ्लैटेंड मेम्ब्रेनस जो है उसको बोला थाइलाकॉइड। और ये जो पाइल्स में अरेंज्ड है, ठीक है, ये इसको बोला ग्रेनम। ठीक है, आगे बात समझ में। और ये जो इसको कनेक्ट कर रहा है इसको बोला स्ट्रोमा लेमिला। ठीक है, ये देखो, ये आपको ऐसे दिख रहा हो, ये स्ट्रोमा लेमिला। आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन आपको समझ में आ गया। और ये जो स्पेस है उसको बोला स्ट्रोमा। ठीक है, आगे बात समझ में। ये देखो, ये अंदर का ये जो स्पेस को इसको बोला स्ट्रॉन्ग। आगे होगी बात समझ में। अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे राइबोसोम के बारे में, फिर साइटोस्केलेटन के बारे में। ठीक है, पहले हम राइबोसोम के बारे में पढ़ते हैं। स्टार्ट करते हैं राइबोसोम्स के बारे में। तो राइबोसोम्स, Ribosome are the granular structure first observed under the electron microscope as dense particle by George Palade 1953। देखो, राइबोसोम क्या है? एक ग्रेन्यूलर स्ट्रक्चर है जो कि सबसे पहले ऑब्जर्व किया गया था इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर। किसके द्वारा करा गया था? बाय जॉर्ज पैलाइड के द्वारा करा गया था 1953 में। दे आर कंपोज्ड ऑफ राइबोन्यूक्लिक एसिड। ये क्या है? राइबोन्यूक्लिक एसिड के बने हुए होते हैं आरएनए। ठीक है, एंड प्रोटीन्स एंड आर नॉट सराउंडेड बाय एनी मेम्ब्रेन। ठीक है, राइबोन्यूक्लिक एसिड आरएनए और प्रोटीन के बने होते हैं। राइबोन्यूक्लिक एसिड मतलब आरएनए और प्रोटीन के कंपोज्ड होते हैं, बने हुए होते हैं। एंड आर नॉट सराउंडेड बाय एनी मेम्ब्रेन, और इनके आसपास कोई मेम्ब्रेन नहीं होती। द यूकैरियोटिक राइबोसोम आर 80S। जो यूकैरियोटिक राइबोसोम होते हैं वो 80S होते हैं, वाइल द जो प्रोकैरियोटिक राइबोसोम होते हैं वो 70S होते हैं। मतलब कि यूकैरियोट के साइटोप्लाज्म में जो राइबोसोम प्रेजेंट होगा वो 80S होगा, और जो प्रोकैरियोटिक सेल के वो साइटोप्लाज्म में जो प्रेजेंट होगा राइबोसोम, उसको वो 70S होगा। हर राइबोसोम जो होता है वो 2 सब यूनिट्स का बना होता है, एक लार्जर सब यूनिट और एक स्मॉलर सब यूनिट। ठीक है, ये जो 2 सब यूनिट होती हैं ऑफ 80S राइबोसोम, और जो देखो 80S राइबोसोम, देखो हर जो राइबोसोम है वो 2 सब यूनिट का बना है, एक लार्जर और एक स्मॉलर। अब जो 80S राइबोसोम है वो कौन कौन सी 2 सब यूनिट का बना है? वो बना है 60S और 40S को मिला के 80S बना है। ठीक है, अभी बहुत से लोग होंगे कि 60S और 40S तो वो ज़्यादा हो रहा है, वो थोड़ी 100S हो रहा है ना। 60S 40S 100 होता है, 80 90 100, हाँ 100S हो रहा है, लेकिन नहीं 80S राइबोसोम होता है। ठीक है, 2 सब यूनिट को मिला के बना है 60S और 40S 80S राइबोसोम का बना है। अब कोई पूछे ऐसा क्यों होता है, तो हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। ठीक है, राइबोसोम भी लाइक 70S राइबोसोम जो है वो कौन सी 2 सब यूनिट का बना है? वो 50S और 30S का बना है। ठीक है, अभी कोई बोले कि 50S और 30S तो 80S होता है, नहीं 70S होता है। ठीक है, पहले ही बोल देती हूँ। और ऐसा क्यों होता है? वही राइबोसोम भी लाइक हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। हेयर एस जो है वो क्या है? वो सिडबर्ग्स यूनिट है, स्टैंड्स फॉर द सेडिमेंटेशन कॉफिशिएंट। जो किस लिए स्टैंड होता है? सेडिमेंटेशन कॉफिशिएंट के लिए। इट इज़ इनडायरेक्टली अ मेजर ऑफ डेंसिटी एंड साइज। ये क्या है? डेंसिटी और साइज को मेजर कर रहा है। ठीक है, सेडिमेंटेशन कॉफिशिएंट क्या है, किस लिए है? इनडायरेक्टली जो है ये मेजर कर रहा है डेंसिटी और साइज को। ठीक है, एस बता रहे, जैसे यूनिट होती है हर चीज़ के, हम केजी बोलते हैं, ग्राम बोलते हैं, तो ऐसे ही जो एस है वो सिडबर्ग्स यूनिट है, जो कि सेडिमेंटेशन कॉफिशिएंट के लिए स्टैंड हो रहा है, मतलब सेडिमेंटेशन कॉफिशिएंट के लिए है। ठीक है, ये इनडायरेक्टली क्या मेजर करता है? डेंसिटी और साइज मेजर करता है। बोथ 70S एंड 80S राइबोसोम कंपोज्ड ऑफ 2 सब यूनिट। दोनों 70S और 80S राइबोसोम क्या है? 2 यूनिट का दो सब यूनिट से बना है। ठीक है, अब साइटोस्केलेटन के बारे में बात करते हैं। अब हम बात करेंगे साइटोस्केलेटन के बारे में। ठीक है, तो साइटोस्केलेटन के बारे में पढ़ेंगे, तो स्टार्ट करते हैं। तो फिर हमें क्या पढ़ना है? An elaborate network of filamentous proteinaceous structure consisting of microtubules, microfilaments, and intermediate filament present in the cytoplasm
प्लाज्म इज कलेक्टिवली रिफर्ड टू एज द साइटोस्केल्टन। तो साइटोस्केल्टन क्या है? साइटोस्केल्टन क्या है? एक इलेबोरेट नेटवर्क है फिलामेंटस प्रोटीनेशियस स्ट्रक्चर का, ठीक है, जिसमें क्या क्या है? जिसमें माइक्रोट्यूब्यूल है, माइक्रोफिलामेंट है और इंटरमीडिएट फिलामेंट है, जो कि साइटोप्लाज्म में कलेक्टिवली जो कि साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट है, और उनको कलेक्टिवली क्या बोला जाता है? साइटोस्केल्टन बोला जाता है। क्या है? an elaborate network of filamentous proteinaceous structure consisting of microtubule, microfilament and intermediate filaments present in the cytoplasm is collectively referred to as the cytoskeleton। देखो साइटोप्लाज्म में क्या क्या प्रेजेंट है? साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट है एक इलेबोरेट नेटवर्क ऑफ फिलामेंटस प्रोटीनेशियस स्ट्रक्चर, मतलब कि एक बहुत बड़ा नेटवर्क ऑफ फिलामेंटस प्रोटीनेशियस नेटवर्क, मतलब कि फिलामेंटस प्रोटीनेशियस नेटवर्क प्रेजेंट है, बहुत ज़्यादा बड़ा फैला हुआ, ठीक है। क्या क्या है वो फिलामेंटस प्रोटीनेशियस स्ट्रक्चर्स? कौन कौन से हैं वो स्ट्रक्चर हैं? जैसे माइक्रोट्यूब्यूल हो गए, माइक्रोफिलामेंट हो गए और इंटरमीडिएट फिलामेंट हो गए, ये सब इकट्ठे प्रेजेंट हैं बहुत ज़्यादा बड़े नेटवर्क में, ठीक है, बड़ी तादाद में, ठीक है, हम बोल सकते हैं। तो ये सब लोग प्रेजेंट हैं साइटोप्लाज्म में और इनको बोला जाता है साइटोस्केल्टन। ये सबको मिला के क्या बोला जाता है? साइटोस्केल्टन, ठीक है। माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोफिलामेंट, इंटरमीडिएट फिलामेंट्स, ये सब क्या है? बहुत प्रेजेंट होते हैं साइटोप्लाज्म में और इलेबोरेट नेटवर्क में प्रेजेंट होते हैं, और फिलामेंटस प्रोटीनेशियस स्ट्रक्चर, ठीक है, फिलामेंटस प्रोटीनेशियस स्ट्रक्चर है, ठीक है। ये क्या इलेबोरेट नेटवर्क में प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि माइक्रोट्यूब्यूल हो गया, माइक्रोफिलामेंट हो गया, इंटरमीडिएट फिलामेंट हो गया, ये सब साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट है, तो इनको क्या बोलते हैं? साइटोस्केल्टन बोलते हैं। आगे बात समझ में, ठीक है, इतनी बात आ गई होगी। द साइटोस्केल्टन in a cell are involved in many functions such as मैकेनिकल सपोर्ट, मोटिलिटी, मेंटेनेंस ऑफ द शेप ऑफ द सेल। देखो जो साइटोस्केल्टन है सेल के अंदर वो क्या है? बहुत सारी फंक्शंस में इन्वॉल्व है, ठीक है, जैसे कि मैकेनिकल सपोर्ट देता है वो सेल को, मोटिलिटी के लिए मोटिलिटी में हेल्प करता है, मेंटेनेंस इन द शेप ऑफ द सेल, जो सेल का शेप है उसको मेंटेन करने में मदद करता है, ठीक है। ये सब जो है ये सब हेल्प करता है, क्या हेल्प करता है? साइटोस्केल्टन, ठीक है। आ गया होगा इतना समझ में साइटोस्केल्टन के बारे में। अब हम पढ़ेंगे सीलिया एंड फ्लैजिला के बारे में, ठीक है। सीलिया एंड फ्लैजिला के बारे में पढ़ेंगे अब हम स्टार्ट करते हैं सीलिया और फ्लैजिला के बारे में पढ़ना। सीलिया क्या है? एक सीलिया को सिंगुलर क्या होगा? सीलियम होगा, और फ्लैजिला का जो सिंगुलर होगा फ्लैजिलम होगा, ठीक है। अगर सीलिया एक सिंगुलर में बोलेंगे हम उसको सीलियम बोलेंगे, अगर फ्लैजिला को हम सिंगुलर में बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? फ्लैजिलम बोलेंगे। आर हेयर लाइक आउटग्रोथ्स, ये क्या होती हैं? एक हेयर लाइक आउटग्रोथ्स होती हैं, मतलब कि ऐसे ग्रोथ्स होती हैं सेल के बाहर, ऐसे हेयर लाइक होती हैं, ठीक है, ऑफ द सेल मेम्ब्रेन की। जैसे देखो ये एक मिनट में बना के बताती हूँ। तो ये हो गया सेल, ठीक है, और ये हो गई सेल मेम्ब्रेन जो भी, ठीक है। तो यहाँ से ऐसे ऐसे निकलते हैं, तो हेयर लाइक ग्रोथ हो गई है, ऐसे ऐसे सीलिया फ्लैजिला, ऐसे सीलिया हो गई, फ्लैजिला ऐसा होता है, ठीक है। तो ये हेयर लाइक ग्रोथ होती हैं सीलिया फ्लैजिला, ठीक है, साइटोप्लाज्म की, ठीक है। साइटोप्लाज्म नहीं, क्या बोल रही? सेल मेम्ब्रेन की, सेल मेम्ब्रेन से ग्रो होती है, ठीक है। Cilia are small structure which work like oars, causing the movement of either the cell or the surrounding fluid। देखो जो सीलिया है वो क्या है? एक स्मॉल स्ट्रक्चर है जो कि कैसे वर्क करता है? ऑर्स की तरह वर्क करता है, ठीक है, जो क्या करता है? मूवमेंट कॉज करता है सेल का या सराउंडिंग फ्लूइड का, ठीक है। फ्लैजिला क्या है? कंपेरेटिवली लॉन्गर होता है, और ये क्या है? सेल मूवमेंट करता है। देखो सीलिया कभी कभी क्या है? आसपास के वाटर का भी करता है। देखो कैसे, एक मिनट में बताती हूँ। देखो ये सेल हो गया, ठीक है, इसमें ये सीलिया ठीक है, ये इसमें ऐसे ये सीलिया हैं, ठीक है, और ये इसके आसपास क्या है? ऐसे ये वाटर प्रेजेंट है, ठीक है, कोई भी ऑर्गेनिज्म मान लो, ठीक है। तो अब ये क्या करेगा? ये क्या करेगा? ये सीलिया ऐसे 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 ऊपर नीचे नहीं होते, ऐसे फड़फड़ाते हैं हाथ पैर, है ना, वैसा मूवमेंट करेगा सीलिया, तो जिससे वाटर का भी मूवमेंट हो सकता है, ठीक है। तो वाटर मूवमेंट अंदर बाहर ये भी सीलिया कर देता है, ठीक है, और खुद का भी मूवमेंट, और सीलिया से भी बहुत सारे ऑर्गेनिज्म चलते हैं, ठीक है, सीलिया की हेल्प से ये हेल्प करेंगे चलने में, ठीक है। आगे बात समझ में, है ना, आ रही होगी बात समझ में अभी वो
एग्जैक्ट अच्छे से तरीके से ना मैं बता नहीं पाई सिर्फ ड्राइंग से, लेकिन हाँ आप कर रही है ऐसे फड़फड़ाते नहीं हाथ पैर ऐसे ऊपर नीचे कर करके, ठीक है। वैसे मूवमेंट वाटर के मूवमेंट के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है इसीलिए। आगे हो गया फ्लैजिला। क्या करता है, आराम से अच्छे से मोटिलिटी के लिए होता है फ्लैजिला, ठीक है। अब कहाँ पे थे हम, हाँ सीलिया से लॉन्गर होता है और रिस्पॉन्सिबल फॉर सेल मूवमेंट, ठीक है फ्लैजिला। द प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया आल्सो पॉजेस फ्लैजिला बट दीज आर स्ट्रक्चरली डिफरेंट फ्रॉम डेट ऑफ द यूकैरियोटिक फ्लैजिला। हाँ देखो फ्लैजिला प्रोकैरियोट्स में प्रेजेंट होता है, यूकैरियोट्स में भी प्रेजेंट होता है, लेकिन जो प्रोकैरियोटिक फ्लैजिला होता है वो क्या होता है, वो कंपैरेटिव वो स्ट्रक्चरली डिफरेंट होता है, ठीक है। उनका स्ट्रक्चर थोड़ा डिफरेंट होता है यूकैरियोटिक फ्लैजिला से, ठीक है। आगे बात समझ में, द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप स्टडी ऑफ सीलियम और द फ्लैजिलम शो डेट दे आर कवर्ड विथ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। देखो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक स्टडी करी गई सीलिया फ्लैजिला की, उसमें दिखाया गया कि सीलियम और फ्लैजिलम की, सीलियम मतलब सिंगुलर है सीलिया का, फ्लैजिलम मतलब सिंगुलर फ्लैजिला का। तो उसमें ये दिखाया गया कि जो सीलिया फ्लैजिला है वो कवर्ड है प्लाज्मा मेम्ब्रेन से। देयर कोर कॉल्ड द एक्सोनिम, उनके कोर को क्या बोलते हैं, एक्सोनिम बोलते हैं, ठीक है। पॉजेज अ नंबर ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स, जिसमें क्या है माइक्रोट्यूब्यूल्स प्रेजेंट है बहुत सारे, रनिंग पैरेलल टू द लॉन्ग एक्सिस, जो कि क्या है पैरेलल चल रहे हैं लॉन्ग एक्सिस के, ठीक है। आ रही बात समझ में, जो कि क्या पैरेलल चल रहे हैं लॉन्ग एक्सिस के। द एक्सोनोम यूजुअली हैज 9 डबलेट्स ऑफ अ रेडियली अरेंज्ड पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स। देखो क्या है, जो सीलिया फ्लैजिला उनमें क्या है, एक कोर है जिसको एक्सोनोम बोलते हैं। जो एक्सोनोम है उसमें बहुत सारे माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं, जो कि क्या है एक दूसरे के पैरेलल हैं टू द लॉन्ग एक्सिस के पैरेलल हैं। जो एक्सोनोम है उनके पास क्या है 9 डबलेट्स हैं, और वो क्या है रेडियली अरेंज्ड है पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल, रेडियली अरेंज डबलेट्स ऑफ रेडियली अरेंज पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल। हाँ एक्सोनोम के पास क्या है 9 डबलेट्स हैं ऑफ रेडियली पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल के 9 डबलेट्स हैं, ठीक है, जो कि क्या है रेडियली अरेंज्ड है। आरिवासन एंड अ पेयर ऑफ सेंट्रली लोकेटेड माइक्रोट्यूब्यूल, और एक पेयर ऑफ सेंट्रल लोकेटेड मतलब सेंटर में एक पेयर है माइक्रोट्यूब्यूल की, ठीक है। आगे देखो कोर है एक्सोनोम में क्या है माइक्रोट्यूब्यूल है जो कि पैरेलल है लॉन्ग एक्सिस के, और जो एक्सोनोम है उनके पास 9 डबलेट है। 9 डबलेट किस चीज़ के हैं, 9 डबलेट है पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल के, 9 डबलेट है एक्सोनोम के पास, ठीक है। पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल के 9 डबलेट है एक्सोनोम के पास, जो कि रेडियली अरेंज्ड है। आगे बात समझ में। अब जो पेयर है सेंट्रल लोकेटेड माइक्रो, और एक माइक्रोट्यूब्यूल जो है एक पेयर जो है माइक्रोट्यूब्यूल का वो सेंटर में भी, एक पेयर मतलब 2 होंगे, ठीक है, समझ गई ना। एक पेयर मतलब 2 माइक्रोट्यूब्यूल होंगे, ऐसे एक जोड़ी चप्पल बोलते तो दो चप्पल होती है, एक राइट और एक लेफ्ट पैर की, है ना, ऐसे थोड़ी एक ही चप्पल होगी। सच अन एक मिनट Such an arrangement of axonomal microtubule is referred to as the 9+2 array, ठीक है। अब देखो एक्सोनोमल माइक्रोट्यूब्यूल का ऐसा अरेंजमेंट है कि भैया पहले 9 पेयर में है पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल रेडियली अरेंज्ड है, ठीक है, 9 डबलेट्स है 9 पेयर में है, और एक पेयर बीच में है, तो इनको क्या बोला, ऐसे बोला 9+2 अरेंजमेंट है इनका, ठीक है। द सेंट्रल ट्यूब्यूल्स आर कनेक्टेड बाय द ब्रिज एंड इज ऑल्सो इंक्लोज्ड बाय सेंट्रल शीट, ठीक है। जो सेंट्रल ट्यूब्यूल्स होते हैं, सेंट्रल में जो एक पेयर ऑफ ट्यूब्यूल प्रेजेंट होता है वो क्या होता है, वो इंक्लोज बाय सेंट्रल, वो ब्रिज से कनेक्टेड होते हैं, और क्या होते हैं एक सेंट्रल शीट से कवर्ड होते हैं, ठीक है। विच इज कनेक्टेड टू वन ऑफ द ट्यूब्यूल्स ऑफ ईच पेरिफेरल डबलेट्स ऑफ अ रेडियल स्पोक, जो कि कनेक्टेड होता है enclosed by a central sheet which is connected to one of the tubules of each peripheral doublets by a radial spoke, जो कि एक हर मतलब जो कि क्या है वो कनेक्टेड होता है एक वन ऑफ द ट्यूब्यूल से पेरिफेरल डबलेट्स बाय रेडियल स्पोक, जो कि रेडियल स्पोक से कनेक्टेड होता है एक ट्यूब्यूल से, ठीक है, वन ऑफ द ट्यूब्यूल से, वन ऑफ ईच ट्यूब्यूल्स, मतलब कि देखो ट्यूब्यूल्स जो क्या है डबलेट्स प्रेजेंट है, ठीक है, पेयर में, तो वो क्या है कनेक्ट होता है, जो शीट होती है वो कनेक्ट होती है एक है ना एक ट्यूब्यूल से, जो पेयर में हो उनमें से एक ट्यूब्यूल में से, जो दो पेयर में है उनमें से एक ट्यूब्यूल में से रेडियल स्पोक निकलती है, ठीक है, उससे वो कनेक्टेड रहता है। आगे बात समझ में। 10 देयर आर 9 रेडियल स्पोक्स होती हैं। द पेरिफेरल डबलेट्स आर आल्सो इंटरकनेक्टेड बाय लिंकर, जो पेरिफेरल डबलेट्स होते हैं वो भी लिंकर से कनेक्टेड होते हैं। बोथ द सीलियम फ्लैजिला इमर्ज फ्रॉम सेंट्रल, जो सीलियम फ्लैजिला होते हैं वो सेंट्रल से इमर्ज होते हैं, लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड द बेसल बॉडीज, स्ट्रक्चर जो कि जिसको हम क्या बोलते हैं बेसल बॉडीज है, ठीक है। देखो
ये देखो, ये है स्ट्रक्चर सीलिया ऑफ फ्लैजेला का। तो मैं आपको पहले ये अच्छे से समझा देती हूँ क्या क्या मतलब था जो हमने अभी पढ़ा। उसमें जो जो लिखा था वो मुझे पता है, थोड़ा अच्छे समझ में नहीं आएगा, दिमाग से ऊपर क्या होगा, तो मैं समझा देती हूँ। देखो, ये तो रही सीलिया ऑफ फ्लैजेला का वो स्ट्रक्चर, ठीक है। तो ये रही प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। ये क्या है, ये रही प्लाज्मा मेम्ब्रेन, आ गई समझ में। और ये, ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन रही। अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या था, पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं, ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट हैं और रेडियली अरेंज्ड है। तो देखो, ये रेडियली अरेंज्ड है, ऐसे अरेंज्ड है रेडियली, ठीक है। और बोला था कि पैरेलल हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के। तो देखो, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पैरेलल हैं, ठीक है। ये देखो, ये पैरेलल ही है, ये देखो, ये ऐसे ऐसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन जा रही है, तो ये भी ऐसे ही जा रहे हैं और रेडियली अरेंज्ड है और मतलब पैरेलल भी है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के, ठीक है। एक ये चीज़ हो गई। और पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल देखो, ये अरेंज्ड है, ये डबलेट्स हैं। डबलेट्स मतलब पेयर्स में है, ठीक है, पेयर्स में है, ठीक है। डबलेट्स हैं, पेयर्स में है। तो देखो, ये पेयर्स में है, ठीक है। ये दो 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 हैं, ये दो ये दो ये दो, ये पेयर्स में, ठीक है। अब ये आपस में कैसे कनेक्ट हो रहे हैं, मतलब कि जो एक पेयर है वो दूसरे पेयर से कनेक्ट कैसे हो रहा है, तो ये इससे हो रहा है। इसको क्या बोला है, इंटर डबलेट ब्रिज बोला है। देखो, ये है इंटर डबलेट ब्रिज, ग्रीन कलर का, ये इससे कनेक्ट हो रहा है। आगे बात, और फिर एक पेयर कहाँ पे, सेंटर में प्रेजेंट है। ये देखो, ये सेंटर में प्रेजेंट है, ठीक है, सेंटर में प्रेजेंट है एक पेयर, जो कि आपस में भी एक इंटर डबलेट ब्रिज से ही कनेक्ट हो रहा है, ठीक है। ठीक है, ये आपस में ये कनेक्ट हो रहे हैं। और फिर सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल है और इनके आसपास एक शीट कवर्ड है, सेंट्रल शीट बोला उसको, ठीक है, सेंट्रल शीट बोला है, ठीक है। और ये, हाँ, तो बोला था कि एक पेयर, अब जैसे दो पेयर हैं उनमें, मतलब सॉरी, एक पेयर है उनमें से एक माइक्रोट्यूब्यूल क्या है, शीट से कनेक्टेड है। किस चीज़ से कनेक्टेड है, रेडियल स्पोक के थ्रू कनेक्टेड है, ठीक है। आई बात समझ में, यही बोला था उसमें। तो ये स्ट्रक्चर आ गया होगा समझ में। अगर आपको फिर भी कुछ डाउट है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, तो मैं आपको आंसर दे दूँगी उसका, ठीक है। इतनी बात तो आ गई होगी आपके समझ में, ठीक है। तो अब हम पढ़ते हैं सेंट्रोसोम और सेंट्रियोल, ठीक है। सेंट्रोसोम एंड सेंट्रियोल पढ़ते हैं अब हम। चलो ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं सेंट्रोसोम और सेंट्रियोल को पढ़ना। तो अब हम सेंट्रोसोम और सेंट्रियोल पढ़ रहे हैं, स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सेंट्रोसोम इज एन ऑर्गेनेल यूजली कंटेनिंग टू सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर। देखो, सेंट्रोसोम एक ऐसा ऑर्गेनेल है जिसमें क्या है, कंटेनिंग टू सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर, जिसमें दो सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर हैं, कॉल्ड सेंट्रियोल्स, जिसको क्या बोला, सेंट्रियोल्स बोला, ठीक है। देखो, सेंट्रोसोम क्या है, एक ऐसा ऑर्गेनल है जिसमें क्या है, दो सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर हैं, जिसको सेंट्रियोल बोला, ठीक है। सेंट्रोसोम में क्या है, सेंट्रोसोम और सेंट्रियोल। देखो, सेंट्रोसोम क्या है, एक ऑर्गेनल है जिसमें क्या है, दो सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर है, वो जो दो सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर है उनको क्या बोला, उनको सेंट्रियोल बोला। आगे बात समझ में। देखो, दे आर यूजुअली सराउंडेड बाय एमोर्फस पेरीसेंट्रियोलर मटेरियल्स। वो किस चीज़ से सराउंडेड बाय होते हैं ज़्यादातर, पेरीसेंट्रियोलर मटेरियल से। बोथ द सेंट्रियोल्स इन द सेंट्रोसोम लाई परपेंडिकुलर टू ईच अदर इन विच हैज़ an ऑर्गेनाइजेशन लाइक अ कार्टव्हील। हाँ, तो ये लोग क्या होते हैं, एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। सेंट्रोसोम में कैसे, देखो, सेंट्रोसोम में क्या होते हैं, दो सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर होते हैं। ये दो सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर जो होते हैं, इनको सेंट्रियोल्स बोला जाता है। और ये जो दो सेंट्रियोल्स होते हैं वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर रहते हैं, ठीक है। कैसे रहते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। देखो, इस तरीके से रहते हैं। मान लो ये एक सेंट्रियोल है, ठीक है, और ये दूसरा सेंट्रियोल है। तो ये ऐसे रहते हैं, सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर है। देखो, आपको दिख रहा होगा, मैंने सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर ही बनाया है, ठीक है। हाँ, तो ये एक दूसरे के ऐसे परपेंडिकुलर रहते हैं, ठीक है। आगे बात समझ में, ऐसे ही होता है, परपेंडिकुलर है ना, ऐसे परपेंडिकुलर रहते हैं, ठीक है। ये एक सेंट्रियोल और ये दूसरा सेंट्रियोल, ठीक है। ये आ गई होगी बात समझ में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। और मतलब इनकी ऑर्गेनाइजेशन कैसी होती है, कार्ट व्हील की तरह होती है, ठीक है। दे आर मेड अप ऑफ 9 इवनली शेप्ड पेरिफेरल फिब्रिल्स। ये कैसे बने होते हैं सेंट्रियोल्स, 9 इवनली शेप्ड स्पेस्ड
पेरिफेरल फिब्रिल्स के बने होते हैं, ठीक है। 9 पेरिफेरल फिब्रिल्स के बने होते हैं जिनमें इवनली स्पेस्ड होता है, मतलब कि बराबर स्पेस होता है ऑफ ट्यूबुलिन प्रोटीन। पेरिफेरल फाइबर फिब्रिल्स ऑफ ट्यूबुलिन प्रोटीन, जो पेरिफेरल फाइब्रिल्स भी बने होते हैं वो किस चीज़ के बने होते हैं, ट्यूबुलिन प्रोटीन के बने होते हैं, ठीक है। सेंट्रल किस चीज़ के बने होते हैं, 9 इवनली स्पेस्ड पेरिफेरल फिब्रिल्स के ऑफ ट्यूबुलिन प्रोटीन के पेरिफेरल फिब्रिल्स, ठीक है। ईच ऑफ द पेरिफेरल फिब्रिल इज अ ट्रिपलेट। हाँ, तो देखो 9 प्रेजेंट होते हैं, लेकिन हर जो होता है वो ट्रिपलेट होता है, मतलब 3 के उसमें जोड़ी में होता है, ठीक है। 3 उसमें होता है। द एडजस्टेंट द ट्रिपलेट आर ऑल्सो लिंक्ड। जो एडजेसेंट होती है ट्रिपलेट की, वो क्या होती है, लिंक्ड होती है इन द सेंट्रल पार्ट ऑफ द प्रॉक्सिमल रीजन ऑफ द सेंट्रल इज ऑल्सो प्रोटीनेशियस एंड कॉल्ड द हब। जो सेंट्रल पार्ट होता है देखो, द सेंट्रल पार्ट ऑफ द प्रॉक्सिमल रीजन ऑफ द सेंट्रल, जो सेंट्रल पार्ट होता है प्रॉक्सिमल रीजन जो होता है सेंट्रल का, वो क्या होता है, प्रोटीनेशियस होता है, जिसको हम हब बोलते हैं, विच इज़ कनेक्टेड विथ ट्यूब्यूल्स, जो कि ट्यूब्यूल से कनेक्टेड होता है, ठीक है, जो कि ट्यूब्यूल से कनेक्टेड होता है ऑफ द पेरिफेरल ट्रिपलेट्स का, ठीक है, बाय रेडियल स्पोक्स से, मेड ऑफ प्रोटीन। रेडियल स्पोक्स किस चीज़ की बनी होती है, प्रोटीन की। द सेंट्रल फ्रॉम द बेसल बॉडी ऑफ सीलिया एंड फ्लैजिला, जो सेंट्रल होता है बेसल बॉडी, सीलिया एंड फ्लैजिला एंड स्पेंडल फाइबर दैट गिव्स राइज टू स्पिंडल apparatus ड्यूरिंग द सेल डिवीजन इन एनिमल सेल, ठीक है। तो देखो, अभी हम शुरू से समझते हैं। देखो, जो सेंट्रियोल है वो कैसा बना होता है, 9 इवनली स्पेस्ड पेरिफेरल फिब्रिल्स का बनाता है। पेरिफेरल फिब्रिल्स किस चीज़ के होते हैं, ट्यूबुलिन प्रोटीन के, ठीक है। ईच ऑफ द पेरिफेरल फिब्रिल्स इज अ ट्रिपलेट। हर जो पेरिफेरल फिब्रिल होता है वो ट्रिपलेट में प्रेजेंट होता है। द एडजेसेंट ट्रिपलेट्स आर आल्सो लिंक्ड द सेंट्रल पार्ट ऑफ द प्रॉक्सिमल रीजन। जो एडजेसेंट ट्रिपलेट्स होते हैं, मतलब कि जो ट्रिपलेट्स प्रेजेंट होते हैं पेरिफेरल फिब्रिल्स के, वो क्या होते हैं, लिंक होते हैं सेंट्रल पार्ट से सेंट्रल के, ठीक है। जैसे कि ऊपर देखा तो उसमें वो लिंक था ना, उससे ऐसे ही सेंट्रल के भी सेंटर पार्ट से जो ट्रिपलेट्स होते हैं वो लिंक होते हैं सेंट्रल पार्ट से, ठीक है, प्रॉक्सिमल रीजन से, सेंट्रल पार्ट ऑफ द प्रॉक्सिमल रीजन ऑफ सेंट्रल से, ठीक है, लिंक होते हैं सेंट्रल पार्ट ऑफ द सेंट्रल से। इज ऑल्सो प्रोटीनेशियस आर कॉल्ड द हब। जो सेंट्रल जो है ऑफ द सेंट्रल इज, हाँ, जो प्रॉक्सिमल रीजन है, मतलब जो सेंट्रल पार्ट है सेंट्रल का, वो क्या है, प्रोटीनेशियस है, उसको हब बोला है, ठीक है। एंड कॉल्ड द हब विच कनेक्टेड विथ ट्यूब्यूल्स ऑफ द पेरिफेरल ट्रिपलेट्स बाय रेडियल स्पोक्स मेड अप ऑफ प्रोटीन। हाँ, और वो कैसे कनेक्ट होता है, ट्रिपलेट्स के थ्रू, ट्रिपलेट्स से वो कैसे कनेक्ट होता है, रेडियल स्पोक्स के थ्रू कनेक्ट होता है, जो कि प्रोटीन की बनी होती है। द सेंट्रल फॉर्म द बेसल बॉडी ऑफ सीलिया एंड फ्लैजिला। जो सेंट्रल है वो बेसल बॉडी बनाते हैं सीलिया फ्लैजिला के, एंड स्पिंडल फाइबर्स दैट गिव राइज टू स्पिंडल apparatus ड्यूरिंग सेल डिवीजन एंड एनिमल सेल। जो सेंट्रल होता है वो बेसल बॉडी बनाता है सीलिया फ्लैजिला की और स्पिंडल फाइबर्स की भी, जिससे जो स्पिंडल फाइबर्स हैं वो क्या है, गिव राइज टू स्पिंडल apparatus बनते हैं उनसे, और सेल डिवीजन ड्यूरिंग सेल डिवीजन इन एनिमल सेल। जब एनिमल सेल में सेल डिवीजन होता है तो स्पिंडल फाइबर से स्पिंडल apparatus बनते हैं। समझ में आ गई बात, ये बात हो गई। तो सेंट्रल की बात आपको देखो ऐसे है, जैसे देखो ऊपर हमने देखा था तो वो किसमें प्रेजेंट था, वो डपलेट में प्रेजेंट था, और ये ट्रिपलेट में प्रेजेंट है, ठीक है। 2 थे वो, ये 3 के उसमें प्रेजेंट है। देखो जैसे ये सेंट्रल, ये एक प्रेजेंट, ये मैं बस ऐसे ही बना रही हूँ, ठीक है। ये 3 हो गए, देखो 1 2 3 ही हो गए, 2 3 बहुत सारे प्रेजेंट होंगे, फिर ऐसे बीच में होगा। इससे कैसे प्रेजेंट होंगे, रेडियल स्पोक से कनेक्ट होगा, ये रेडियल स्पोक से कनेक्ट हो गया, ये एक रेडियल स्पोक से कनेक्ट हो गया, रेडियल स्पोक से कनेक्ट हो गया। तो ये जो सेंट्रल पार्ट है, ये भी, इसको क्या बोला है, हब बोला है, और ये क्या है, ये भी प्रोटीनेशियस है। और ये जो रेडियल स्पोक से जो कनेक्ट है ना, ये भी प्रोटीन की बनी हुई है। आगे समझ में ये बात हुई है, बस और कुछ नहीं। पेरिफेरल फिब्रिल्स समझ में आ गया कैसे अरेंज्ड है और क्या है, मैंने बता दिया। अब न्यूक्लियस की बात करते हैं। एक मिनट इसका, हाँ चलो अब हम न्यूक्लियस की बात करते हैं। हाँ, न्यूक्लियस, अब हम न्यूक्लियस की बात करेंगे। तो न्यूक्लियस में क्या है, शुरू करते हैं। न्यूक्लियस एज सेल ऑर्गेनल वाज फर्स्ट डिस्क्राइब बाय रॉबर्ट ब्राउन एज अर्ली एज 1831। हाँ, तो देखो जो न्यूक्लियस है वो फर्स्ट किसने डिस्क्राइब करा था, वो डिस्क्राइब करा गया था रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा, ठीक है।
1831 में लेटर द मटेरियल ऑफ द न्यूक्लियस स्टेन्ड बाय द बेसिक डाइज वाज गिवन द नेम क्रोमेटिन बाय फ्लेमिंग। हाँ, तो फिर क्या न्यूक्लियस के अंदर फिर जो मटेरियल था, ठीक है, उसको स्टेन करा गया। फिर न्यूक्लियस के ऊपर भी स्टडी कर गई। फिर न्यूक्लियस के अंदर जो मटेरियल था उसको स्टेन करा गया डाइस के थ्रू, बेसिक डाइस से, और उसको जो उसके अंदर का मटेरियल था उसको क्रोमेटिन नेम दिया गया। और ये क्रोमेटिन नेम किसने दिया था? फ्लेमिंग ने दिया था, ठीक है। द इंटरफेस The interphase nucleus of a cell when it is not dividing has highly extended and elaborate nucleoprotein fibers called chromatin। जो इंटरफेज होता है न्यूक्लियस का, ठीक है, न्यूक्लियस ऑफ अ सेल व्हेन इट्स नॉट डिवाइडिंग। इंटरफेज होता है जो न्यूक्लियस का अंदर का जो फेज होता है न्यूक्लियस का, मतलब कि न्यूक्लियस ऑफ अ सेल व्हेन इट इज, जब न्यूक्लियस मतलब जब कोई सेल में अगर न्यूक्लियस हो और सेल डिवाइड ना कर रहा हो तब का जो फेज होता है, जो इंटरफेज होता है न्यूक्लियस का, हैज़ हाईली एक्सटेंडेड इलेबोरेट न्यूक्लियोप्रोटीन। उसमें क्या है? हाईली एक्सटेंडेड और इलेबोरेट न्यूक्लियोप्रोटीन होता है, फाइबर्स और कोल्ड क्रोमेटिन। न्यूक्लियोप्रोटीन फाइबर होते हैं जिसको हमने क्या बोला है? जिसको हमने क्रोमेटिन बोला है। न्यूक्लियर मैट्रिक्स एंड वन और मोर स्फेरिकल बॉडीज कॉल्ड न्यूक्लियाई। हाँ, तो देखो न्यूक्लियर मैट्रिक्स जो मैट्रिक्स होती है और जो बहुत सारी कुछ एक या एक से ज़्यादा स्फेरिकल बॉडीज़ होती हैं उनको मिला के क्या बोला जाता है? उनको न्यूक्लियाई बोला जाता है, सिंगुलर न्यूक्लियोलस, और सिंगुलर्स को न्यूक्लियोलस बोला जाता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप हैज़ रिवील्ड दैट द न्यूक्लियर एनवेलप विच कंसिस्ट ऑफ टू पैरेलल मेम्ब्रेन विथ अ स्पेस बिटवीन 10 to 15 नैनोमीटर कॉल्ड द पेरी न्यूक्लियर स्पेस। हाँ, तो देखो न्यूक्लियर एनवेलप में क्या होता है? दो पैरेलल मेम्ब्रेन्स होती हैं जिनके बीच में एक थोड़ा सा स्पेस होता है, उसको क्या बोला है? उसको पेरी न्यूक्लियर स्पेस बोला है, ठीक है। देखो जैसे कि ये न्यूक्लियस की एक मेम्ब्रेन, आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, और ये इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अब इन दोनों के बीच ये जो स्पेस है, ये जो स्पेस है इसको क्या बोला है? इसको पेरी न्यूक्लियर स्पेस बोला है। इसको क्या बोला है? इसको स्पेस को पेरी न्यूक्लियर स्पेस बोला है। आगे बात समझ में। और ये जो होती है 10 to 15 नैनोमीटर का स्पेस होता है, ठीक है। मटेरियल प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस एंड डेट ऑफ साइटोप्लाज्म फॉर्म्स अ बैरियर बिटवीन द मटेरियल प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस एंड डेट ऑफ द साइटोप्लाज्म। हाँ, ये क्या है? पेरी न्यूक्लियर स्पेस क्या है? एक बैरियर बना देती है जो मटेरियल प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस के अंदर और जो मटेरियल प्रेजेंट होता है साइटोप्लाज्म के अंदर, मतलब साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस के अंदर जो मटेरियल प्रेजेंट होता है उसके बीच का एक बैरियर है ना, है ही वो। तो द आउटर मेम्ब्रेन यूजली रिमेन कंटिन्यूअस विद द एंडोप्लाज्म। देखो कैसे बैरियर है मैं बताती हूँ। ये हो गया सेल, ये हो गया इसके अंदर ये न्यूक्लियस, ठीक है। न्यूक्लियस हो गया, आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वाली। तो ये जो पेरी न्यूक्लियर स्पेस है, ये जो स्पेस है ये क्या करता है? जो मटेरियल है न्यूक्लियस के अंदर मान लो इसके अंदर ये मटेरियल प्रेजेंट है उसका, और ये जो साइटोप्लाज्म है ये, ठीक है, और इसका क्या है? बैरियर है बीच का, ठीक है, डिवाइड करता है दोनों को। हाँ, कहाँ पे थे हम? द आउटर मेम्ब्रेन usually remains continuous with the endoplasmic reticulum and also bears ribosome on it। हाँ, जो आउटर मेम्ब्रेन होती है न्यूक्लियस की वो कंटिन्यूस होती जाती है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, और क्या है? राइबोसोम भी होता है इसके ऊपर। एट a number of places the nuclear envelope is इंटरप्टेड बाय अ माइन्यूट पोर्स। हाँ, बहुत सारी प्लेसेस पे क्या है? न्यूक्लियर एनवेलप में क्या है? छोटे छोटे माइन्यूट पोर्स होते हैं विच आर फॉर्म्ड बाय द फ्यूजन ऑफ इट्स टू मेम्ब्रेन। जो कि क्या है? जब उसकी दो मेम्ब्रेन होती है, आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, क्या है? फ्यूज हो जाती हैं, तो वो छोटे छोटे पोर्स बन जाते हैं उसमें। दिस न्यूक्लियर पोर्स आर द पैसेज थ्रू विच मूवमेंट ऑफ आरएनए एंड प्रोटीन मॉलिक्यूल्स टेक्स प्लेस। तो ये जो न्यूक्लियर पोर्स होती हैं इनमें क्या होता है? मूवमेंट होता है आरएनए और प्रोटीन मॉलिक्यूल्स का। प्लेस इन बोथ डायरेक्शन बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द साइटोप्लाज्म। मॉलिक्यूल्स टेक्स प्लेस इन बोथ डायरेक्शन बिटवीन, न्यूक्लियस के अंदर भी आते हैं आरएनए और प्रोटीन, और साइटोप्लाज्म के भी अंदर न्यूक्लियस से मतलब न्यूक्लियस से होके साइटोप्लाज्म में भी जाते हैं, साइटोप्लाज्म से होके न्यूक्लियस में भी आते हैं। ये छोटे छोटे पोर्स से, ठीक है। नॉर्मली देयर इज ओनली वन न्यूक्लियस पर सेल। वैसे तो ज़्यादातर एक न्यूक्लियस होता है एक सेल में, ठीक है, लेकिन वेरिएशन इन द नंबर ऑफ न्यूक्लियर आर आल्सो फ्रिक्वेंटली ऑब्जर्व। लेकिन कभी कभी क्या वेरिएशन भी हो जाता है सेल के अंदर, मतलब कि एक से ज़्यादा न्यूक्लियस भी प्रेजेंट होते हैं बहुत से सेल में, ठीक है। कैन यू
recollect names of organism that have more than one nucleus per cell. Some mature cells even lack nucleus. कुछ mature cells जो होते हैं उनमें nucleus भी नहीं होता, जैसे कि erythrocytes हो गए animals की, यानी कि वो राइथोसाइट्स हो गए, आरबीसीज हो गई मैनी मैमल्स की, एंड सीफ ट्यूब सेल्स हो गई वेस्कुलर प्लांट्स की. वुड यू कंसिडर दिस सेल एज लिविंग? तो क्या इनमें क्या है, इनमें न्यूक्लियस ही नहीं है, तो क्या आप इन सेल को लिविंग मानते हो ना? वो आपके ऊपर है. ऐसे तो हो सकती है उसमें न्यूक्लियस की वजह से नॉन लिविंग थोड़ी हो जाएंगी, है ना, लेकिन ठीक है. मैंने हाईलाइट कर दिया, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है ना. ठीक है, ये हाईलाइट कर दिया, ये इंपॉर्टेंट है. याद रखना कि राइथोसाइट्स होती हैं मैमल्स की, और सीफ ट्यूब होती हैं वेस्कुलर प्लांट्स की. उनमें क्या है, वो न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है, न्यूक्लियस एब्सेंट होता है. ठीक है, ये बहुत ज़रूरी है, याद रखना. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. द न्यूक्लियर मैट्रिक्स और द न्यूक्लियोप्लाज्म कंटेन्स न्यूक्लियोलस एंड क्रोमेटिन. देख लो, न्यूक्लियर मैट्रिक्स, यानी कि न्यूक्लियर मैट्रिक्स को क्या बोला है, न्यूक्लियोप्लाज्म. ठीक है, न्यूक्लियोप्लाज्म और में क्या क्या होता है, न्यूक्लियोलस होता है, क्रोमेटिन होता है. द न्यूक्लियाई आर स्फेरिकल स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियोप्लाज्म. न्यूक्लिया क्या होती है, एक स्फेरिकल स्ट्रक्चर होता है जो कि प्रेजेंट होता है न्यूक्लियोप्लाज्म में. द कंटेंट ऑफ न्यूक्लियोलस इज कंटिन्यूअस विद द रेस्ट ऑफ द न्यूक्लियोप्लाज्म. जो न्यूक्लियाई है, the content of nucleus is continuous with the rest of the nucleoplasm. ठीक है, तो मतलब कि जो कंटेंट है, मतलब न्यूक्लियस है और फिर और भी बहुत सारी चीज़ें हैं न्यूक्लियोप्लाज्म में. एंड इट्स नॉट अ मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर. हाँ देखो, जो कंटेंट है न्यूक्लियस का वो क्या है, देखो न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है लेकिन मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर नहीं है, तो वो क्या है, फ्री होता है न्यूक्लियोप्लाज्म में, ऐसे ही पड़ा रहता है एक तरीके से. ठीक है, कोने में, तो वहीं से कंटिन्यू होता है न्यूक्लियोप्लाज्म. समझ में आ गया? कुछ ऐसे मेम्ब्रेन उसको अलग नहीं कर रही, कुछ बैरियर नहीं है. समझ में आ गया? द कंटेक्ट, देखो ऐसे, जैसे कि ये हो गया हमारा न्यूक्लियस. ठीक है, ये हो गया हमारा न्यूक्लियोलस. ठीक है, और ये पूरा ये जो स्पेस है, ये पूरा जो स्पेस है, ये हो गया न्यूक्लियोप्लाज्म. तो देखो इसमें कोई क्या है, मेम्ब्रेन नहीं है ना, तो फिर क्या है, ये यहीं से कंटिन्यू कर रहा है न्यूक्लियोप्लाज्म. और ठीक है, समझ में आ गया. और इधर हो गया हमारा ये क्रोमेटिन. क्रोमेटिन भी होता है इसके अंदर. आ गई होगी इतनी बात समझ में. The nuclear matrix of the nucleoplasm contains nucleus and contain chromatin. The nuclear spherical structure present in the nucleoplasm. The content of nucleus continues the rest of the nucleoplasm. इतना हम पढ़ चुके हैं. As it's not a membrane bound structure नहीं है, तो इसलिए वहीं से continuous हो जाता है nucleoplasm. It is a site for active ribosomal RNA synthesis. इसमें क्या होता है, इसमें active ribosomal RNA synthesis होती है. Larger and more numerous nuclei are present in the cell actively कैरिंग आर प्रोटीन सिंथेसिस. ठीक है, तो मतलब क्या होता है, बहुत सारे लार्जर और मोर न्यूमरियस न्यूक्लिया प्रेजेंट होते हैं सेल में, जो कि एक्टिवली क्या करते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं. अब आगे बढ़ते हैं. यू मे रिकॉल डेट द इंटरफेज न्यूक्लियस हैज़ अ लूज एंड इन डिस्टिंक्ट नेटवर्क ऑफ न्यूक्लियो प्रोटीन. देखो, आपको पता होगा कि इंटरफेस जो होता है उसमें जो न्यूक्लियस होता है वो क्या होता है, इनडिस्टिंक्ट नेटवर्क में होता है न्यूक्लियो प्रोटीन फाइबर्स. ठीक है, जो इंटरफेस होता है उस न्यूक्लियस में क्या होता है, लूज एंड इनडिस्टिंक्ट नेटवर्क होता है न्यूक्लियो प्रोटीन फाइबर का, जिसको हम क्रोमेटिन कहते हैं. मतलब कि क्या है, लूज और इनडिस्टिंक्ट नेटवर्क होता है, मतलब कि अरेंज नहीं होता, वो ऐसे लूजली प्रेजेंट होता है. ठीक है, आई बात समझ में? इंटरफेज के न्यूक्लियस में. बट ड्यूरिंग डिफरेंट स्टेजेस ऑफ सेल डिवीजन, सेल शोज स्ट्रक्चर्ड क्रोमोसोम. फिर जब डिफरेंट स्टेजेस आगे बढ़ते जाते हैं सेल के, उसमें क्या है, स्ट्रक्चर्ड क्रोमोसोम होता जाता है धीरे धीरे. इन प्लेसेस ऑफ द न्यूक्लियस क्रोमेटिन कंटेन डीएनए एंड सम बेसिक प्रोटीन. फिर क्या हो जाता है, न्यूक्लियस की जगह क्रोमेटिन में डीएनए और कुछ बेसिक प्रोटीन आ जाते हैं, जिनको हम स्टोन्स बोलते हैं. सम नॉन स्टोन्स प्रोटीन आर ऑल्सो RNA. हाँ, कुछ नॉन स्टोन प्रोटीन भी होते हैं और RNA भी होते हैं. ठीक है,
A single human cell has approximately 2 meter long thread of DNA. देखो सिंगल ह्यूमन सेल के पास क्या है, 2 मीटर ऑफ लॉन्ग थ्रेड DNA डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द 4623 पेयर्स में डिस्ट्रीब्यूटेड है क्रोमोजोम्स में, ठीक है। यू विल स्टडी द डिटेल ऑफ DNA पैकेजिंग इन द फॉर्म ऑफ क्रोमोजोम इन क्लास 12th। अब आप इसको DNA पैकेजिंग को क्लास 12th में पढ़ोगे, अभी तो बस इतना ही बताया। एवरी क्रोमोजोम विजिबल ओनली बाय इन डिवाइडिंग सेल्स। हर क्रोमोजोम क्या है, सिर्फ डिवाइडिंग सेल्स में विजिबल होता है। इजेंशियली हैज़ अ प्राइमरी कंस्ट्रक्शन और द सेंट्रोमर ऑन द स्लाइड्स विच डिस्क शेप्ड स्ट्रक्चर कॉल्ड नीटोकोर्स आर प्रेजेंट। हर जो क्रोमोजोम होता है विजिबल ओनली इन डिवाइडिंग सेल में ही विजिबल होता है। इजेंशियली हैज़ अ प्राइमरी कंस्ट्रक्शंस और द सेंट्रोमर ऑन द साइड्स ऑफ विच डिस्क शेप स्ट्रक्चर कॉल्ड काइनेटोकोर्स आर प्रेजेंट। देखो जो सेंट्रोमर होता है वो क्या है, साइड्स ऑफ विच डिस्क शेप्ड स्ट्रक्चर में होता है, जिसको काइनेटोकोर बोलते हैं। सेंट्रोमर आर होल्ड्स टू क्रोमेटिड ऑफ अ क्रोमोजोम। सेंट्रोमर क्या है, 2 क्रोमेटिड होते हैं क्रोमोजोम के सेंट्रोजोम में। बेस्ड ऑन द पोजीशन ऑफ द सेंट्रोमर द क्रोमोजोम कैन बी क्लासिफाइड इनटू 4 टाइप्स। सेंट्रोमर के बेसिस पे जो है क्रोमोजोम 2 टाइप्स में क्लासिफाइड है। मेटासेंट्रिक क्रोमोजोम हैज मिडल सेंट्रोमर। जो मेटासेंट्रिक क्रोमोजोम होता है उसका मिडल सेंट्रोमर होता है, फॉर्मिंग 2 इक्वल आर्म्स फॉर्म करता है क्रोमोजोम की। और जो सब मेटासेंट्रिक होता है क्रोमोजोम, उसके सेंट्रोमर में क्या होता है, स्लाइटली विद द मिडल ऑफ द सेंट्रोमर क्रोमोजोम रेस्टिंग इट ऑन अ शॉर्टर आर्म एंड 1 लॉन्ग आर्म। इसमें क्या होता है, मिडल में नहीं होता है, एक मिडल में सेंट्रोजोम नहीं होता है, एक ऊपर होता है, मतलब एक लॉन्ग आर्म होता है और एक शॉर्ट आर्म होता है, ठीक है। एंड 1 लॉन्ग आर्म द इन केस द एक्रोसेंट्रिक क्रोमोजोम द सेंट्रोजोम सिचुएटेड एट क्लोज इट्स एंड फॉर्मिंग द एक्सट्रीमली शॉर्ट एंड 1 वेरी लॉन्ग आर्म। और फिर जो एक्रोसेंट्रिक क्रोमोजोम होता है उसमें क्या होता है, सेंट्रोमर जो होता है वो बहुत नीचे, मतलब बहुत शॉर्ट, एक बहुत शॉर्ट आर्म बनाता है और एक बहुत लॉन्ग आर्म बनाता है। वेयर इज द टीलोसेंट्रिक क्रोमोजोम हैव अ टर्मिनल सेंट्रोमर। और जो टीलोसेंट्रिक क्रोमोजोम होता है उसके पास टर्मिनल सेंट्रोमर होता है, ठीक है। ये देखो सेंट्रोमर की पोजीशन देख लो, फिर क्रोमोजोम का शेप देख लो। देखो ये सबसे पहले बीच में है, ठीक है, तो इसको बोलिए मेटासेंट्रिक, ठीक है। ये एक लॉन्ग एक शॉर्ट है तो सब मेटासेंट्रिक। ये बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट और लॉन्ग है तो ये हो गई एक्रोसेंट्रिक, ठीक है। और ये क्या है, टर्मिनल सेंट्रोमर है, मतलब बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट आर्म है, बिल्कुल दिख नहीं रही, तो ये हो गई क्या बोलते हैं, टीलोसेंट्रिक। समझ में आ गया। देखो काइनेटोकोर भी प्रेजेंट होते हैं क्रोमोसोम पे, तो काइनेटोकोर के बारे में हम पढ़ते हैं, ये होते हैं काइनेटोकोर, और डिस्क शेप स्ट्रक्चर होते हैं काइनेटोकोर, ठीक है। Sometimes a few chromosomes sometimes a few chromosomes have not staining secondary constrictions at a constant location that gives the appearance of a small figment called the satellite। तो कुछ क्या है, कभी कभी क्या है, कुछ क्रोमोसोम क्या है उनके पास हैव नॉन स्टेनिंग सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन नहीं हैव नॉट, उनके पास देखो कुछ क्रोमोसोम के पास क्या होता है, नॉन स्टेनिंग सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन होता है, ठीक है, एट अ कांस्टेंट लोकेशन, एक कांस्टेंट लोकेशन पे, ठीक है। दिस गिव्स द अपीयरेंस ऑफ अ स्मॉल फ्रेगमेंट कॉल्ड द सैटेलाइट। इससे क्या है, एक सैटेलाइट जैसी अपीयरेंस दिखती है क्रोमोसोम पे, ठीक है। स्टेन नहीं होते, नॉन स्टेनिंग सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन होता है कि मतलब वो स्टेन नहीं हुए, तो फिर क्या होता है, उनमें क्या होता है, अपीयरेंस ऑफ अ स्मॉल फ्रेगमेंट कॉल्ड द सैटेलाइट, मतलब एक ऐसा वो अलग से मतलब अलग से दिखते हैं, तो उनमें क्या होता है, कैसे दिखते हैं, स्मॉल फ्रेगमेंट कॉल्ड द सैटेलाइट जैसे, ठीक है। माइक्रो उनको क्या बोलते हैं, सैटेलाइट बोल दिया, ठीक है। माइक्रोबॉडीज पढ़ते हैं, माइक्रोबॉडीज क्या, मैनी मेम्ब्रेन बाउंड माइन्यूट वेसिकल्स कॉल्ड माइक्रोबॉडीज। बहुत सारी मेम्ब्रेन बाउंड माइन्यूट वेसिकल्स होती हैं, जिन छोटी छोटी वेसिकल्स होती हैं, इनको क्या बोलते हैं, माइक्रोबॉडीज बोलते हैं, जिनमें क्या है, बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं अलग अलग प्रकार के, और दोनों चीज़ों में होते हैं, प्लांट और एनिमल सेल्स दोनों में होते हैं, ठीक है। आगे ही समझ में माइक्रोबॉडीज। अब हम ये समरी भी पढ़ लेते हैं जल्दी जल्दी, फिर हम आगे बढ़ेंगे। अच्छा, अगर ये क्वेश्चन भी सॉल्व करना है तो हम ये भी कर सकते हैं आप लोग को।
चाहिए कि ये क्वेश्चन भी सॉल्व करें तो हम ये भी कर सकते हैं। अभी हम इसमें समरी तक कर लेते हैं। ऑल ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ सेल एग्रीगेट्स ऑफ सेल। सारे ऑर्गेनिज्म सेल और उनके सेल के ग्रुप से बना है, ठीक है। सेल वेरी इन देयर शेप साइज। सेल जो है वो शेप साइज और एक्टिविटीज़ और फंक्शन में वेरी करता है, अलग अलग ढंग का होता है, ठीक है, अलग अलग प्रकार का होता है। बेस्ड ऑन द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ अ मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस एंड अदर ऑर्गेनल्स। बेस्ड ऑन, देखो, प्रेजेंस और ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स का प्रेजेंट और न्यूक्लियस का प्रेजेंस और एब्सेंस पे क्या है, जो सेल है वो डिवाइड करे गए हैं यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक के हिसाब से, ठीक है। एंड हेंस ऑर्गेनिज्म कैन बी नेम्ड एज यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म बोल सकते हैं हम उनको, ठीक है। अ टिपिकल प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक सेल कंसिस्ट ऑफ अ सेल मेम्ब्रेन। टिपिकल यूकैरियोटिक सेल के पास क्या होती है, सेल मेम्ब्रेन होती है, न्यूक्लियस होता है, साइटोप्लाज्म होता है। और प्लांट सेल के पास क्या होती है, सेल वॉल भी होती है। एनिमल सेल के पास सेल वॉल एब्सेंट होती है, सेल वॉल आउटसाइड द सेल मेम्ब्रेन। प्लांट सेल के पास सेल वॉल होती है जो कि सेल मेम्ब्रेन के बाहर प्रेजेंट होती है ना, सेल मेम्ब्रेन के बाद प्रेजेंट होती है। द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो क्या है, द प्लाज्मा मेम्ब्रेन वो इज सिलेक्टिवली परमिएबल होती है और ट्रांसपोर्ट ऑफ सीवरल मॉलिक्यूल्स करवाती है, ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन सिलेक्टिवली परमिएबल होती है और बहुत ट्रांसपोर्ट करवाती है मॉलिक्यूल्स का। द एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में क्या क्या आता है, ईआर, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम और वैक्यूल्स आते हैं। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में क्या क्या आता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम, वैक्यूल्स। एंड ईआर, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम, वैक्यूल्स। ईआर, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम, वैक्यूल्स ये आते हैं। ऑल सेल ऑर्गेनल परफॉर्म डिफरेंट बट स्पेसिफिक फंक्शन। देखो, जो सारे सेल ऑर्गेनल होते हैं वो डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करते हैं, लेकिन एक स्पेसिफिक फंक्शन, लेकिन हर एक ऑर्गेनल्स एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करता है, ठीक है। मतलब कि एक, जैसे कि गोल्गी कॉम्प्लेक्स का काम है कि वो प्रोटीन सिंथेसिस करेगी, तो फिर वो एक स्पेसिफिक फंक्शन करेगा, पर अब सब करते हैं आपस में मिलजुल के भी, ठीक है। तो ऐसे डिफरेंट फंक्शन भी करते हैं। सेंट्रोजोम एंड सेंट्रियोल फॉर्म द बेसल बॉडी। सेंट्रोजोम और सेंट्रियोल क्या बनाते हैं, बेसल बॉडी बनाते हैं सीलिया फ्लैजिला की, और जिससे क्या है वो लोकोमोशन में मदद करते हैं, ठीक है। बहुत सारे एनिमल्स लोकोमोशन में हेल्प मिलती है सीलिया फ्लैजिला से। इन एनिमल सेल में जो सेंट्रियोल्स हैं वो क्या है, स्पेंडल अपरेटस बनाते हैं सेल डिवीजन के दौरान। न्यूक्लियस में क्या होता है, न्यूक्लियस में न्यूक्लियाई होता है, उसमें और क्या होता है, न्यूक्लियस में क्रोमेटिन भी होता है, ठीक है। क्रोमेटिन में डीएनए प्रेजेंट होता है। इट ओनली कंट्रोल्स द एक्टिविटीज ऑफ ऑर्गेनिज्म बट ऑल्सो पे मेजर रोल इन हेरिडिटी। इट ओनली, मतलब देखो, जो क्रोमेटिन है, मतलब जो न्यूक्लियस है वो क्या करता है, कंट्रोल करता है एक्टिविटीज़ को ऑर्गेनिल्स की, पर लेकिन मेजर रोल प्ले करता है हेरिडिटी में, मतलब कि जो वंश है उसको आगे बढ़ाने में, मतलब डीएनए को आगे बढ़ाने में, है ना। जैसे मतलब डीएनए अगर आपके फादर का है तो आप में आएगा, ठीक है। तो ये क्रोमोसोम बड़ी हेल्प करता है इन चीज़ों में। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कंटेन्स ट्यूबुलस और सिस्टर्ने। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में ट्यूबुलस और सिस्टर्ने होते हैं। दिस आर टू टाइप्स होते हैं, रफ एंड स्मूथ। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हेल्प्स इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंस, सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, लिपोप्रोटीन एंड ग्लाइकोजन, ठीक है। तो देखो, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या क्या होता है, देखो, ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंस में भी हेल्प करते हैं, प्रोटीन के सिंथेसिस में हेल्प करते हैं, और लिपिड और प्रोटीन्स और ग्लाइकोजन की में भी हेल्प करते हैं, ठीक है, उनकी सिंथेसिस में भी हेल्प करते हैं। द गोल्गी बॉडी इज अ मेम्ब्रेनस ऑर्गेनल। जो गोल्गी बॉडी है एक मेम्ब्रेनस ऑर्गेनल है, कंपोज्ड ऑफ लैटेंट सेक्स की बनी होती है, ठीक है। द सीक्रेशन ऑफ सेल्स आर पैक्ड इन दैम। जो सीक्रेशन ऑफ सेल्स है वो क्या है, पैक्ड होती है उनमें, एंड ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम द सेल्स, और सेल्स से ट्रांसपोर्ट हो जाती है। लाइसोसोम आर सिंगल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर। लाइबोसोम जो है वो एक सिंगल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है, जिनमें क्या होता है, एंजाइम्स होते हैं जिस डाइजेशन के लिए हेल्प करते हैं मैक्रोमोलिक्यूल्स के। राइबोसोम जो होते हैं वो क्या होता है, राइबोसोम आर इन्वॉल्व इन प्रोटीन सिंथेसिस। राइबोसोम प्रोटीन सिंथेसिस में मदद करते हैं। दे ऑक्वायर फ्रीली इन द साइटोप्लाज्म। राइबोसोम फ्रीली रहते हैं साइटोप्लाज्म में, उनको किसी से कोई डर नहीं है। हाँ, आर एसोसिएटेड विथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और कभी कभी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से भी एसोसिएटेड रहते हैं, ठीक है, डर की कोई बात नहीं। माइटोकॉन्ड्रिया हेल्प्स इन ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन
देखो माइटोकॉन्ड्रिया किसमें मदद करता है, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन में मदद करता है एंड जनरेशन ऑफ एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट का जनरेट करता है ना, एटीपी को जनरेट करता है। दे आर फाउंड बाय डबल मेम्ब्रेन बाउंड बाय डबल मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन और स्मूथ होती है और इनर जो होती है फोल्ड होते हैं इनटू सीवरल सिस्टर क्रिस्टाई, ठीक है, उनको क्या बोला है, क्रिस्टाई बोलते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया में दो मेम्ब्रेन होती है, आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन। आउटर मेम्ब्रेन जो होती है वो स्मूथ होती है, इनर मेम्ब्रेन जो होती है वो फोल्ड्स होते हैं उसमें बहुत सारे, जिसको हम क्रिस्टाई बोलते हैं। प्लास्टिड्स आर पिगमेंट कंटेनिंग ऑर्गेनल। प्लास्टिड क्या होते हैं, पिगमेंट कंटेनिंग ऑर्गेनल होते हैं जो कि प्लांट सेल में पाए जाते हैं। इन प्लांट सेल क्लोरोप्लास्ट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रैपिंग लाइट एनर्जी। जो क्लोरोप्लास्ट जो होता है प्लांट सेल में वो लाइट एनर्जी को ट्रैप करने का रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है, वो ही लाइट एनर्जी को ट्रैप करता है फॉर फोटोसिंथेसिस के लिए। जो ग्रेना इन द प्लास्टिड इज द साइट ऑफ लाइट रिएक्शन। जो ग्रेना है प्लास्टिड में वो क्या है, साइट ऑफ लाइट रिएक्शन। हाँ, दिस इज इम्पॉर्टेंट। जो ग्रेना होते हैं प्लास्टिड में वो क्या है, साइट ऑफ लाइट रिएक्शन है। जो ग्रेना होते हैं प्लास्टिड में वो क्या होते हैं, साइट ऑफ लाइट रिएक्शन होते हैं, ठीक है, ये याद रखना है। अब आगे बढ़ते हैं। एंड द स्ट्रोमा ऑफ डार्क रिएक्शन। और जो स्ट्रोमा होते हैं वो क्या करवाते हैं, वो डार्क रिएक्शन करवाते हैं, ठीक है। द ग्रीन कलर्ड प्लास्टिड, जो ग्रीन कलर प्लास्टिड होता है आर क्लोरोप्लास्ट, वो क्लोरोप्लास्ट होते हैं विच कंटेन क्लोरोफिल, जिनमें क्लोरोफिल होता है इसलिए वो ग्रीन कलर्ड होते हैं, ग्रीन कलर देते हैं प्लांट को। वेयर द अदर कलर्ड प्लास्टिड आर क्रोमोप्लास्ट। अदर कलर प्लास्टिड कौन कौन से होते हैं, क्रोमोप्लास्ट विच में कंटेन पिगमेंट लाइक कैरोटीन एंड जेंथोफिल, जिनमें कौन सा पिगमेंट होता है, कैरोटीन और जेंथोफिल। और जो न्यूक्लियस होता है वो क्या होता है, इंक्लोज होता है न्यूक्लियर एनवेलप के द्वारा। आ डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर विथ न्यूक्लियर पोर्स, द इनर मेम्ब्रेन इनक्लोज द न्यूक्लियर प्लाज्म एंड क्रोमेटिन मटेरियल। द सेल इज द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ लाइफ। हाँ, तो देखो जो न्यूक्लियस होता है वो न्यूक्लियर एनवेलप के द्वारा मदद होता है, मतलब किसकी, जो बाहर की मेम्ब्रेन होती है उसके उस मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है उसमें, जिसको हमने न्यूक्लियर एनवेलप बोलते हैं। और डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है जिसमें छोटे छोटे न्यूक्लियर पोर्स प्रेजेंट होते हैं जिनके द्वारा आरएनए और प्रोटीन वगैरह और मटेरियल वगैरह एक्सचेंज होता है साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियर के बीच में। द इनर मेम्ब्रेन इंक्लोज द न्यूक्लियर प्लाज्म। जो इनर मेम्ब्रेन होती है उसके अंदर न्यूक्लियर प्लाज्म होता है ना, और जो क्रोमेटिन मटेरियल होता है वो भी न्यूक्लियर प्लाज्म के अंदर होता है। यही है सेल का पूरा स्ट्रक्चर। और जो सेल है वो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है लाइफ की। इन सब से मिलकर सेल बना है और सेल इसलिए लाइफ को आगे बढ़ाता है, ठीक है ना, ठीक। अब थैंक यू सो मच, ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो ही गया। अगर आपको इसके क्वेश्चंस भी सॉल्व करने हैं तो आप मुझे बता सकते हैं, तो हम इसके अलग एक वीडियो बना के इसके क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच। आई होप आपको समझ में आया हो। आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ये जो चैप्टर है ये कंप्लीट हो चुका है, आप इसके सारे पार्ट्स देख लीजिए, मैंने पार्ट्स बनाए हैं, ठीक है। तो और अगर आपको कुछ डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और आपको ऐसा कोई चैप्टर है जो आपको मतलब चाहिए कि ये वाला चैप्टर पढ़ाया जाए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और मैंने फिज़िक्स के भी वीडियोज़ बनाए हैं तो आप देख सकते हैं, मतलब मैंने उसके लॉग समझाया है, ठीक है। तो मैं बेसिक मैथ पे अभी वीडियो बना रही हूँ फिज़िक्स के। और अगर आपको और भी कुछ टॉपिक्स पे वीडियो चाहिए, फिज़िक्स, केमिस्ट्री और बॉटनी, जूलॉजी, इनमें से किसी भी चैप्टर के किसी भी टॉपिक पे या किसी चैप्टर पे भी वीडियो चाहिए तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं बना दूँगी वो वीडियो। थैंक यू सो मच।